श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। कौशिक दवे, इनका सवाल ऐसा है कि कोई वक्ता ऐसा होता है कि एक विषय के खिलाफ भी बहुत अच्छा बोल सकता है और उस विषय के समर्थन में बहुत अच्छा बोल सकता है, तो ये वक्तृत्व कला का मिसयूज नहीं हुआ? डेफिनेटली हुआ है। यह तो केवल भाषण कौशल हुआ। मैंने बोलते बोलते आपके सामने कहा कि डिबेटिंग में जो मर्यादा आ रही थी, इस कारण मैंने 2-3 साल में ही कॉलेज डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेना छोड़ दिया, क्योंकि वही बात, वही गिमिक्स, उसमें वक्ता कर आगे बढ़ने के लिए कोई गुंजाइश मुझे नहीं दिख रही थी, इसलिए मैंने छोड़ दिया। उसके पीछे का दूसरा कारण भी यही था जो आपने सामने रखा। जो बात मेरे विचारों में मुझे स्वीकार करने लायक नहीं लगती है, मुझे मान्य नहीं है, मेरे विचार के अनुसार मुझे गलत लगती है, वो बात मैं किसी भी अवस्था में कहना नहीं चाहता। हमेशा डिबेटिंग में हिस्सा लेते वक्त भी जो हिस्सा मुझे उस विषय का दिल से पसंद है वही मैं लेता था। मेरे पार्टनर को मैं रिक्वेस्ट करता था कि तुमको नहीं तो भी इसकी भी तैयारी करनी है, उसकी भी तैयारी करनी है, तुम्हारी कोई ऐसी शर्त नहीं है तो तुम इस विषय के खिलाफ बोलने वाले हो तो खिलाफ बोलो। यानी मैं अगर समर्थन में बोलने वाला हूं तो मैं खिलाफ बोलने वाला हूं तो तुम समर्थन में बोलो, ये शर्त उसके सामने रखता था और मेरे पार्टनर्स हमेशा मान्य करते थे। लेकिन फिर भी उसमें कई बातें ऐसी होती है, कोई भी विषय में कुछ ग्रे साइड ऐसी होती है कि जिसके खिलाफ आप नहीं होते हो लेकिन उसके पूरे समर्थन में भी नहीं होते, और वो डिबेटिंग में तो पॉसिबल नहीं था। इसलिए मैंने जल्दी ही डिबेटिंग कॉम्पिटिशन छोड़ दी। उसके पीछे का कारण भी यही था, क्योंकि मैंने हमेशा अपने भाषण कला के क्षेत्र में प्रामाणिक होने का आग्रह रखा है। केवल कोई सभा जीतने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को पराभूत करने के लिए मैंने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया, या जो मुझे मान्य नहीं ऐसी कोई चीजों का मैंने उपयोग नहीं किया। मैं भाषण कला को हमेशा एक ईमानदार प्रयास के तौर पर ही देखते आया हूं, और मैंने इसीलिए कहा कि शुरुआत में ही मैंने कहा आपसे कि भाषण कला की ओर देखने का मेरा दृष्टिकोण ही इतना अलग है कि इसलिए उसके बारे में मेरी सोच ही सबसे अलग हो जाती है। आगे क्या बोलते हुए साइड बदलनी चाहिए, यानी स्टेज पे इधर उधर जाना चाहिए, एक ही जगह पर खड़ा होकर ज्यादा प्रभाव रहता है? पंडित रास बिहारी, इनका सवाल ऐसा है कि जब स्टेज पर कोई वक्ता बोलता है तो दो तरीके हैं बोलने के। मॉडर्न ट्रेनर्स का तरीका ऐसा है कि वो पूरे स्टेज में घूमते रहते हैं इधर उधर, और घूमते घूमते बात करते रहते हैं। और दूसरा तरीका है एक ही जगह खड़े होकर बोलना। तो कौन सा तरीका बेहतर है? देखिए, जो बहुत अच्छा वक्ता है उसके लिए तो कोई भी तरीके की आवश्यकता नहीं है। जो लोग वक्ता कर इतने बेहतर नहीं हैं, उनको फिर अलग अलग गिमिक्स की आवश्यकता गिरती है। ये जो समर्थन किया जाता है कि स्टेज पर घूम घूम कर लंबा एक पहले तो वायरलेस स्पीकर्स नहीं रहते थे, यानी माइक्स नहीं रहते थे, तो लंबी वायर जोड़े हुए माइक को लेकर स्टेज पर घूमते घूमते बात करना, यह मॉडर्न भाषण का तरीका माना जाता है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो वीक वक्ता है उनके बोलने में लोगों को पकड़ने का दम नहीं होता है, उनकी मोनोटोनी कम करने के लिए इसका उपयोग हो सकता है। वो कोई बहुत इफेक्टिव तरीका है ऐसा मैं मानता नहीं। आप एक जगह बैठे हो या खड़े हो, बैठकर भी बहुत सुंदर व्याख्यान दिया जा सकता है, खड़े होकर भी बहुत सुंदर व्याख्यान दिया जा सकता है। बैठकर आपके बोलने को कुछ मर्यादा आती है, क्योंकि बॉडी का उपयोग आप कम करते हो। खड़े होकर जब आप बोलते हो और आपके सामने अगर पोडियम है
तो शब्दों के साथ में आप पूरे बॉडी लैंग्वेज का भी उपयोग कर सकते हो, और बॉडी लैंग्वेज हमेशा शब्दों के साथ में इफेक्टिव होती है। तो इसलिए खड़े होकर तो आप ज्यादा इफेक्टिव बोल ही सकते हो, लेकिन मैंने कई लोग देखे, जैसे दादा धर्माधिकारी को मैंने जब भी सुना है, वो एक जगह पर शांति से बैठकर बोलते थे, उनके हाथ भी बहुत धीरे धीरे हिलते थे, और फिर भी उनका भाषण बहुत इफेक्टिव होता था। तो आपके बोलने में कितना दम है, आपके पास कितने सुंदर पॉइंट्स है, कितने अच्छे विचार है, लोग कितने अच्छे ढंग से उसको स्वीकार पाने की क्षमता रखते हैं, यानी आप उनके सामने कितने अच्छे ढंग से उनको पेश करते हो, इन सब चीजों पर उसका परिणाम डिपेंडेंट होता है। जो अच्छे वक्ता नहीं है उनकी ये गिमिक्स की आवश्यकता होती है, फिर वो घूमते रहे स्टेज पर, बात करते रहे, अलग अलग एक्शन करते रहे। मुझे लगता है कि भाषण कला में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि भाषण कला में कोई भी और गिमिक्स की आवश्यकता नहीं, ऐसा मैं मानता हूं। जब मैं इसकी बारीकी आपके सामने रखूंगा, मैं सिखाता ही हूं कि आपके हाथ कैसे जा रहे हैं, इसकी तरफ ध्यान ही मत दो। वो अपने आप होता है, बॉडी लैंग्वेज तो अपने आप आती है, उसके लिए डेलिबरेट कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल लोगों के सामने बोलो, कहने लायक जो कुछ है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए, इसका आग्रह रखो, अपने आप बाकी चीजें आ जाती है, और इसीलिए भाषण कला बहुत आसान बन जाती है। अमेरिकन भाषण कला स्टाइल में और मैं जो कहता हूं उसमें ये बेसिक फर्क है। अमेरिकन भाषण कला में हमेशा बाकी गिमिक्स को बहुत महत्व दिया जाता है। आप कैसे खड़े हो, आप कैसे बोल रहे हो, हाथ कैसे हिला रहे हो, कपड़े क्या पहने हैं। कोई भी अच्छा वक्ता होगा तो उसने कोट टाई वगैरह पहनना चाहिए। अब मैंने जब व्यावसायिक वर्कशॉप शुरू किए, लोगों से फीस लेता था, तो मुझे काफी लोगों ने आग्रह किया कि आप कोट पहनिए, टाई पहनिए। बोला गया खड्डे में। मैंने गांधी को देखा है, मैं गांधीयन विचारधारा से आया हूं। मुझे जो कपड़े हमेशा मैं पहनता हूं वही पहनूंगा, केवल कपड़े स्वच्छ चाहिए, इतना आग्रह रखूंगा, दैट्स ऑल। लेकिन भाषण देने के लिए लोगों ने मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, इसलिए मैं इस ढंग के कपड़े पहनूंगा, उस ढंग के कपड़े पहनूंगा। वहीं से तो मेरे कॉन्फिडेंस में लैक है, ये शुरुआत हो जाती है। जिस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस उसके कपड़ों पर डिपेंड होगा, वो लोगों का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा पाएगा। मैं कैसे दिखता हूं, इसके ऊपर आपका कॉन्फिडेंस होगा। कि मैं क्या विचार रखता हूं, उसके ऊपर आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ये जो तरीका है, जो हमें सूट करेगा, जो हमें अच्छा लगेगा, जो हमें लोगों तक पहुंचाने के लिए ज्यादा अच्छा मदद करेगा, वो तरीका अमल में लाना चाहिए, मैं कहूंगा। यानी मैं इस बात को नकारूंगा भी नहीं कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि एक जगह खड़े होकर जकड़ कर बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है, अपने आप को खुला महसूस नहीं कर रहे हैं, इसलिए स्टेज पर घूमते घूमते बोले तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो उन्होंने वो तरीका अमल में लाना चाहिए। लेकिन वो तरीके से भाषण कोई व्याख्यान ज्यादा इफेक्टिव होता है, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। और क्वेश्चन 3, एक तो हम ये सेशन कितने दिन रहने वाले हैं, अगर थोड़ा बता दिया लोगों को तो अच्छा है। इसके काफी सेशन होने वाले हैं, क्योंकि भाषण कला इस विषय के गहराई में शायद मैं बातें जितनी रख पाऊंगा शायद ही कोई रख पाएगा। और ये परमानेंटली हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं। मैं रहूं ना रहूं, ये बात लोगों के साथ में बाकी रहे, इसलिए इसकी सभी बारीक बातें लोगों के सामने मैं रखने वाला हूं। हमारा जो इस विषय का वर्कशॉप होता है, वो वर्कशॉप ही 4 दिन का होता है। तो मुझे लगता है कम से कम 5-6 सेशन तो चलेंगे ही, हो सकता है 7 भी सेशन चले, और उसकी डेट्स भी आप तक पहुंचाई जाएगी। नेक्स्ट सैटरडे संडे तो अपना लाइव प्रोग्राम नहीं हो रहा है, लेकिन उसके आगे का सैटरडे संडे में ये पार्ट 2, पार्ट 3 आ जाएगा, और उसके आगे का भी सैटरडे संडे पार्ट 4 और 5 आ जाएगा। और मुझे लगता है 6, 7 भी पार्ट इसका हो सकता है। अभी मैं कह नहीं सकता हूं कि कितनी बारीकियों में यानी कितनी बारीकियां आवश्यक है, उतने उस ढंग से उस बात को रखा जाएगा। लेकिन वर्कशॉप जो होता है वो 4 दिन का होता है, यानी 16 घंटे का होता है।
तो 16 घंटे तो मानकर चलिए कि हमको लगने वाले हैं। क्वेश्चन 3 है, डर के बारे में 3 लोगों ने पूछा है कि स्टेज पर जाके माइक में बोलने से डर लगता है, बीपी बढ़ जाती है और सब भूल जाता हूँ, क्या करूँ? विशाल दोटे इन्होंने पूछा है। प्रफुल्ल बावने, इनका वैसा ही सवाल है कि बहुत पानी पीने की इच्छा होती है, गला सूख जाता है, क्या करूँ? और इनकम होम इस चैनल ने पूछा है कि वैसे ही शरीर कांपने लगता है, शरीर पे काबू नहीं रहता स्टेज पे बोलते वक्त, तो क्या करें? विशाल दोटे, प्रफुल्ल बावने, इनकम होम। इनकम होम, ओम। इनकम ओम, विशाल बावने, विशाल धोटे और प्रफुल्ल बावने, इन तीनों ने यह सवाल पूछा है और सवाल करीबन सिमिलर है कि स्टेज पर जब बोलने के लिए शुरुआत करते हैं तब शरीर थर-थर कांपने लगता है, गला सूखने लगता है, बहुत पानी पीने की इच्छा होती है, डर महसूस होता है, तो इसके ऊपर कैसे काबू पाए? इसे हम स्टेज फ्राइट कहते हैं। जो भी इलोकेशन कंपटीशन होती है, इलोकेशन कंपटीशन यानी भाषण कंपटीशन, जिसमें एक विषय दिया जाता है और उस विषय पर आपको बात रखनी है, उसमें खंडन मंडन करना है तो आप अपने आप खंडन मंडन कीजिए, लेकिन किसी के पॉइंट्स आपको काटने की जरूरत नहीं होती है, अपना भाषण खुद आप दे सकते हो। इलोकेशन कंपटीशन हो या डिबेटिंग कंपटीशन हो, ये सभी कॉम्पिटिशन्स में स्टेज फ्राइट की तरफ बहुत ध्यान दिया जाता है। यह आदमी स्टेज पर खड़ा होकर कितना रिलैक्स है, कितना कॉन्फिडेंट है, उसको भी स्वतंत्र मार्क्स दिए जाते हैं। तो भाषण कला में स्टेज फ्राइट ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है। मैक्सिमम लोगों की ये दिक्कत होती है कि उनको स्टेज फ्राइट होता है, जो मुझे था, मैंने शुरुआत में आपसे कहा, और मेरा स्टेज फ्राइट कब निकल गया इसका मुझे पता भी नहीं लगा। मैंने कहा मेरे जीवन में पहली बार मुझे अशोक बंग जी ने कहा कि आप खड़े हो जाओ और बोलिए, प्रस्तावना की, तब भी मुझे बहुत डर नहीं लगा, क्योंकि मैंने उस विषय के बारे में बहुत सुना था, बहुत कुछ चर्चा में एक दूसरे के साथ में वो बारीक बारीक बातों के बारे में सोचा भी था, चर्चा भी की थी, डिस्कशन किया था, और उसी बात को मुझे 3-4 मिनट में कहना था, और पहले ही मुझे प्रोत्साहन मिल गया, तो फिर दूसरे वक्त तो उत्साह से मैंने बोलने का, तो मुझे मेरा स्टेज फ्राइट पहले था और कब निकल गया इसका पता ही नहीं चला। ऐसा तो हुआ। लेकिन स्टेज फ्राइट निकालने का सबसे बढ़िया तरीका जो है, और आजकल तो मैं बहुत अच्छे ढंग से सिखा सकता हूं, क्योंकि मैं सम्मोहन और उसके बाद में अलग अलग टेक्निक्स भी लोगों को सिखाते आया हूं, तो ये जो भाषण तैयार करने का मैंने तरीका कहा है, वो स्टेज फ्राइट निकालने का बढ़िया तरीका है। यानी आप सम्मोहन के बारे में कुछ नहीं जानते हो, विजुअलाइजेशन के बारे में कुछ नहीं जानते हो, इसके बावजूद आप एक काम कर सकते हो कि आप भाषण की तैयारी की, आपने एक बंद रूम में आम हो, आपका मोबाइल का वीडियो रिकॉर्डिंग का या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग का बटन शुरू है, और आप धड़ल्ले से बोल रहे हो, बंद रूम में, सामने कोई नहीं, और आप इमेजिन कर रहे हो कि सामने लोग हैं। अब जब मैंने जयप्रकाश नारायण की सभा में अनाउंस करने का काम किया 5-5 लाख लोगों के आगे, तो जब मैं बोलना शुरू करता था बंद रूम में, तब एक्चुअली मुझे ऐसा लगता था कि मैं लाखों लोगों के सामने बोल रहा हूं, और लाखों लोग तो मैंने देखे थे, मेरा काम बहुत आसान हो गया था। तो ये आप इमेजिन कर सकते हो। आप अगर 10 बार, 15 बार, 20 बार उस विषय पर इस ढंग से बोलते हो, तो आपके ब्रेन को आदत हो जाती है उस ढंग से बोलने की। और ये जो भी स्टेज फ्राइट है या फिर स्टेज के बारे में डेयरिंग है, ये दोनों चीजें तो हमारे ब्रेन का हिस्सा है, साइकोलॉजिकल हिस्सा है। आप 15 बार इस ढंग से निर्भय होकर बोले हो, ये एक बार आपके ब्रेन में रिकॉर्ड हो गया, और 16वीं बार आप जब खड़े होते हो एक्चुअली बोलने के लिए, तो शायद शुरुआत में आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट आपके मन में डर हो सकता है, लेकिन वो डर तुरंत निकल जाता है। जैसे ही आप बोलना शुरू करते हो तो आप ये भूल जाते हो कि मैं एक्चुअली लोगों के सामने अब बोल रहा हूं, क्योंकि 15 बार तो उस विषय पर आप ऑलरेडी बंद कमरे में बोल चुके हो।
और ऐसे अगर आप 2-4 बार लोगों के सामने बोले कि उसके बाद में आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं बोल पाता हूं, जब चाहे तब लोगों के सामने निर्भयता से बोल पाता हूं, ये एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि आपका स्टेज फ्राइट एकदम से कम हो जाता है, और फिर केवल आगे प्रैक्टिस के जरिए ये पूरी तरह से आपके जीवन में से निकल जा सकता है। अब रहा सवाल पानी पीने का, तो मैक्सिमम वक्ता भाषण देते वक्त पानी पीते ही है, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आप जब बोलते हो तो आपका गला तो सूखता है। हाँ, मेरी बात अलग है कि मुझे ये प्रैक्टिस मैंने कोई डेलिबरेटली नहीं की, मैं 3-3 घंटे बोलते आया हूं लगातार, और बिल्कुल बीच में पानी नहीं पीता हूं, या फिर मुझे पानी पीने की जरूरत भी महसूस नहीं होती है। यह आदत के कारण संभव हो गया है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। मैक्सिमम वक्ता बीच में पानी पीते हैं, उसमें बुरी बात क्या है? आपने कोई कहानी लोगों के सामने रखी, एनेक्डोट्स लोगों के सामने रखा, ऐसी कुछ बात लोगों के सामने रखी, लोग तालियां बजा रहे हैं, उस समय में आप पानी पीते हो तो उसका फायदा आपको मिलता है, लोगों को तालियां बजाने का अवसर मिलता है, हंसने का अवसर मिलता है, और उस गैप का उपयोग आप अच्छे ढंग से पानी पी भी सकते हो। तो पानी पीना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रहा सवाल ये जो अनुभव है गला सूखना, ये तो होता है। मुझे याद है कि यवतमाल में जब पहली बार मैं बोला था 55 मिनट 50 मिनट तक, तो मेरा भी गला पूरी तरह से सूख गया था। जैसे ही भाषण खत्म हुआ, सबसे पहले मैंने पानी पीने का काम किया। धीरे धीरे आपको ये आदत गिरेगी, आपके बॉडी को आदत गिरेगी, और हमारी बॉडी बहुत ही एडजस्टेबल होती है, हर आदत को स्वीकार सकती है। लेकिन भाषण देते वक्त पानी पीना ही नहीं चाहिए, ये आग्रह रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा कि भाषण देते वक्त अगर आपको पानी पीना है तो वो कोल्ड पानी नहीं चाहिए, जहां तक हो सके थोड़ा गुनगुना गर्म पानी चाहिए। गुनगुना गर्म पानी पीने का फायदा ऐसा है कि आप बोलते वक्त आपका गला जो गर्म होता है, तो उस टेम्परेचर के साथ में गुनगुना पानी एडजस्ट होता है। अगर ठंडा पानी रहा तो आपको इन्फेक्शंस बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और बोलने वालों को हमेशा इन्फेक्शंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसके लिए केवल आपको केयर लेनी है। बाकी पानी पीना ये कोई समस्या नहीं हो सकती है। भाषण देते देते आप पीते हो तो उससे कोई फर्क नहीं गिरता है। आगे सवाल वैसे जुड़ा हुआ है, पर इसमें कुछ ऐड करना चाहे तो कि स्टेज पर रिलैक्स कैसे रहा जाए। संख्या एसकेएन इस चैनल का जवाब। संख्या एसकेएन इनका सवाल ऐसा है कि स्टेज पर बोलते वक्त रिलैक्स कैसे रहा जाए। देखिए, रिलैक्स रहने की आपको जरूरत भी नहीं है, ना टेंस रहने की जरूरत है, ना रिलैक्स रहने की जरूरत है। ये आदत का हिस्सा है। आप अगर जो कहना चाहते हो लोगों के सामने, वो आपके मन से आप कहना चाहते हो, अंदर से कहना चाहते हो, तो आपका यह ध्यान ही नहीं रहता है कि मैं रिलैक्स हूं या मैं टेंस हूं, और आप बोलते हो। मुझे कहना है, लोगों तक पहुंचना है। एक तो सबसे पहले परफॉर्मेंस एंजाइटी क्यों आती है? अनसक्सेस के डर के कारण। मैं हमेशा कहता हूं कि अनसक्सेस का डर हमको कमी नहीं लगना चाहिए। हमेशा मैंने सक्सेस होना चाहिए, आग्रह रखने की भी आवश्यकता नहीं है। होगा तो होगा, मन में विचार आया मेरा भाषण नहीं जमा, ठीक है, नहीं जमा तो नहीं जमा, क्या होगा, नेक्स्ट टाइम ज्यादा अच्छा मैं बोल लूंगा। ये एटीट्यूड अगर अपने आप में आप निर्माण कर सकते हो तो ये परफॉर्मेंस एंजाइटी आपके जीवन में से ही निकल जाती है। मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए या आग्रह होना चाहिए, लेकिन वो परफेक्ट ही हो, अच्छा ही हो, नहीं हुआ तो बहुत कुछ नुकसान होगा, इसको भी बिल्कुल स्थान नहीं देना चाहिए। जो जो होगा सो देखा जाएगा, बुरा होगा तो आगे सुधार लूंगा, ये कोई आखिरी का परफॉर्मेंस तो है नहीं। इस ढंग से अगर हम सोचे तो ये रिलैक्स रहना न रहना, इन बातों का टेंशन नहीं रहेगा। हाँ, दूसरा एक सवाल है कि जब आपका वातावरण बहुत टेंस होता है तब आप अपने आप को कैसे रिलैक्स रखें, तो उस पर मैं सेशन तो लेने ही वाला हूं।
शायद बहुत कम लोगों को ऐसे टेंस वातावरण में बोलने की जरूरत होती है, और मुझे तो हमेशा टेंस वातावरण में ही बोलना पड़ा है। यानी अंधविश्वास के खिलाफ मैंने आज तक कम से कम 10,000 व्याख्यान दिए होंगे। तो ये 10,000 व्याख्यान में से कम 5,000 व्याख्यान तो भी टेंस वातावरण में ही मुझे देने पड़े हैं। कोई ना कोई आह्वान है, प्रति आह्वान है, तुम्हारा भाषण नहीं होने दूंगा, इस ढंग के चैलेंजेस है, विरोध करने के लिए लोग आ रहे हैं। इसी वातावरण में मैं बोलते आया हूं, और उस वातावरण में भी इंसान बहुत रिलैक्स रहकर बोल सकता है। ये अभ्यास के आधार पर आगे चलकर आप उसको संभव कर सकते हो। लेकिन आम आदमी को तो इस टेंस वातावरण में बोलने की जरूरत नहीं होती है। उसके लिए दिक्कत होती है केवल अपने परफॉर्मेंस एंग्जाइटी का टेंशन। तो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी का टेंशन निकालने का आसान तरीका है, जो होगा सो देखा जाएगा। मैं अपनी ओर से बेस्ट प्रयास करूंगा। अगर फेल्यूर हुआ तो फिर से प्रयास करूंगा, फिर भी फेल्यूर हुआ तो फिर से प्रयास करूंगा। जैसे चींटी बार बार चढ़ती है, वैसा मैं चींटी जैसा बार बार चढ़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन चढ़ूंगा। ये एटीट्यूड अगर आप लेते हो तो जीवन के हर क्षेत्र के एंग्जाइटी परफॉर्मेंस जो होता है उसके ऊपर आप विजय प्राप्त कर सकते हो। क्वेश्चन 5, कभी कभी किसी के सामने बोलते वक्त वर्ड्स का उच्चार ठीक नहीं होता, हम डगमगा जाते हैं, तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? उच्चार गड़बड़ हो जाते हैं। राम काजड़े, इनका सवाल ऐसा है कि कभी कभी बोलते वक्त हम कुछ शब्दों का उच्चार ठीक ढंग से नहीं कर सकते। वो उच्चार ठीक ढंग से नहीं कर सकते हैं तो गड़बड़ा जाते हैं। उस वक्त क्या करें? देखिए, आपके शब्दों के उच्चार क्लियर होने चाहिए, लोगों को समझने चाहिए। यह आग्रह रखना बहुत अच्छी बात है, मैं वो रखता हूं। कुछ शब्दों के उच्चार आप ठीक ढंग से नहीं कर पाते हो, आपको पता चलता है कि यह शब्द का उच्चार मैं ठीक ढंग से नहीं कर पाता हूं, तो वो शब्द को टालना एक प्रकार है। उसके बजाय दूसरा कोई पर्यायी शब्द जो होगा, जो आप इजीली उच्चार जिसका कर सकते हो, उसका आप उपयोग कीजिए। एक तरीका हो गया। लेकिन कुछ लोग कई शब्दों का उच्चार ही ठीक ढंग से नहीं कर सकते। मैं जिन वक्ताओं को बहुत मानता हूं उनमें एक वक्ता है शरद जोशी, शेतकरी आंदोलन वाले शरद जोशी। बहुत सुंदर वक्ता है, ऐसा मैं उनको मानता हूं। वो 2 शब्दों के उच्चार मराठी के ठीक ढंग से नहीं कर पाते थे। 2 लेटर्स के, एक र और दूसरा मराठी में जो होता है ळ, कमळ वाला ळ। और मराठी में तो जिसको ळ नहीं उच्चारना आता और र नहीं उच्चारना आता, उसके भाषण के तो 12 बजने वाले। इसलिए मुझे याद है कि जब मैंने पहली बार शरद जोशी का भाषण सुना, तब पहले 5-10 मिनट में अस्वस्थ हो चुका था, और ये 5-10 मिनट के बाद में मैं भूल गया कि वो र नहीं बोल पा रहे हैं, र नहीं बोल पा रहे हैं। पहले 5-10 मिनट में उनके साथ में एडजस्ट हो गया था। और शरद जोशी का भाषण तो लाखों लोग सुनते थे, हजारों लोग सुनते थे, प्रभावित होते थे। एक बड़ा शेतकरी आंदोलन उसमें से खड़ा हुआ है, उनमें उनके वक्तृत्व का तो बड़ा हिस्सा है। अर्थशास्त्र जैसी जटिल चीज वो इतने आसानी से लोगों को समझाते थे। बहुत अच्छे प्राध्यापक थे, प्रशिक्षक थे, वक्ता थे। तो मैं हमेशा शरद जोशी का उदाहरण देता हूं कि शरद जोशी 2 शब्द यानी 2 लेटर्स नहीं बोल पा रहे हैं, अक्षर नहीं बोल पा रहे हैं, क्लियर नहीं बोल पा रहे, इसके बावजूद बहुत अच्छा वक्ता कर कर उन्होंने अपने आप को साबित किया। तो यह कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, उसके तरफ ध्यान नहीं देने का, आगे चलने का। हमारी जो भी वक्तृत्व और भाषण के क्षेत्र में अड़चने होती है, उससे कुछ बिगड़ता नहीं है। ये अगर हम ध्यान में रखें, वो होने के बावजूद मैं अच्छा वक्ता बन सकता हूं, ये अगर अपने मन में ठान ले, तो वो कोई अड़चन आपके क्षेत्र में निर्माण नहीं कर सकता। हो सकता है कि आपको एक शब्द बार बार उपयोग लाना पड़े, वो शब्द का कोई पर्याय नहीं है,
और वो शब्द आप ठीक ढंग से उच्चार नहीं पाते हो तो भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। उसको वैसे ही गलत उच्चार के साथ में बोलते रहिए, लोग बराबर समझेंगे। आपके भाषण में लोगों को समझने लायक होना चाहिए और आपके पास कहने लायक होना चाहिए। ये दो बातें रही तो बाकी सब बातें आसान है। हाँ, क्वेश्चन 6, भाषण अगर हम बीच में ही भूल गए तो क्या करें? संतोष खड़े। और ऐसा ही सवाल है कि भूल जाने का एक डर भी लगा रहता है भाषण देते वक्त, तो उससे कैसे बाहर आए? जयपाल सिंह कबीरपंथी। जयपाल सिंह कबीरपंथी और संतोष खड़े, इनका सवाल है कि हम भाषण देते वक्त अगर भाषण भूले तो क्या करें। और ये भी सवाल है कि हमारे मन में डर लगा रहता है कि हम भाषण भूल जाएंगे। ये हर एक के मन में होता है। अभी मैं इतने सालों से बोलता हूं, करीबन रोज बोलता हूं। टोटल व्याख्यान अगर मेरे जीवन के मैंने निकाले तो 20-25 हजार हो गए। इसके बावजूद मैं जब बोलने के लिए खड़ा होता हूं तो कई बार मुझे लगता है कि मुझे याद आएगा क्या सब। और ये मन में विचार आते हैं, मैं कहता हूं आएगा तो बोलूंगा, नहीं आएगा तो देखा जाएगा। और बोलते वक्त सही माने में सब याद आता है। ये कब संभव होता है? जब आपके दिमाग में ठीक ढंग से वो बात हो। तो कोई भी भाषण जब तैयार किया जाता है और नोट्स में भी लिखा जाता है और पहली बार वो विषय लोगों के सामने रखा जाता है, तो आपने जिस ढंग से उस भाषण को तैयार किया उस ढंग से वो कभी नहीं रखा जाता है। इसीलिए तो उसका मूल्यांकन करने की आवश्यकता गिरती है। क्योंकि बोलने के बहाव में आप कितने भी लॉजिकल पॉइंट्स एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा ऐसे रखते जाओगे तो भी ऐसा कुछ तो भी होगा कि बीच में का कुछ एक आधा पॉइंट्स या उसका कुछ हिस्सा आप बोलते बोलते रह जाता है। और जब भाषण खत्म होता है तब फिर बाद में जब आप मूल्यांकन करते हो, तब जब नोट्स देखते हो, तब आपके ध्यान में आता है अरे ये तो रह गया, हालांकि मेरे आंखों के सामने था, इसके बावजूद मैं भूल गया बोलने का। फिर दूसरे टाइम उसको याद रखकर ठीक ढंग से उसमें ऐड करना है। तो ये प्रोसेस है। कोई भी भाषण का एक विषय एक टाइम में परफेक्ट नहीं होता है। और इसीलिए मैंने कहा कि भाषण की शुरुआत में आपको भाषण लिखकर देखना है। वो बोलने के स्टाइल में लिखने के लिए 5 बार 6 बार, मैं तो 10-15 बार 10 बार तो कम से कम लिखता था शुरुआत में। आजकल लिखने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि इतनी आदत गिर गई है। अभी केवल पॉइंट्स निकालना और पॉइंट्स रखना इतना ही होता है। तो ये शुरुआत में बहुत आवश्यक होता है। इसलिए आवश्यक होता है कि ये जो सेंटेंसेस है, वाक्य है, उसकी रचना है, वो आपके बोलने के स्टाइल में ठीक ढंग से एडजस्ट हो। एक तो पूरा कंप्लीट वाक्य आप बोले, क्योंकि हम कॉन्वर्सेशन जब करते हैं एक दूसरे के साथ में तो पूरा वाक्य कंप्लीट नहीं बोलते, लेकिन भाषण में तो आपको वाक्य पूरा बोलना होता है। आधा अधूरा वाक्य आप छोड़ नहीं सकते हो। इसलिए हमको नए तरीके से वो सीखना पड़ता है। और इसलिए ये एक बार आप लिखेंगे, फिर उसको पढ़ेंगे। पढ़ते वक्त आपके मन में जो विचार आएगा कि ये अड़चन आ रही है तो उस वाक्य को आप बदलेंगे, उसको बार बार सुधार करोगे। और उसके बाद में आप 10 बार जब इस ढंग से लिखना, बोलना लिखना कर रहे हो तो उसी में पूरा का पूरा विषय आपके दिमाग में बहुत अच्छे ढंग से बैठ जाता है। वाक्य रचना बैठ जाती है, बोलने का स्टाइल भी बैठ जाता है। और फिर उसके बाद में आप क्या करते हो कि शॉर्ट पॉइंट्स के आधार पर बोलते हो। ये मैंने तैयारी करने का तरीका आपको बताया है। इस ढंग से आप जाओगे तो ये भूलने का डर भी दिमाग में से निकल जाएगा और मैक्सिमम आप लोगों के सामने रख पाओगे। और इसके बावजूद हो सकता है कि आपने 10 पॉइंट निकाले, उसमें से आप 9 ही पॉइंट रख पाए हो, 9.5 ही पॉइंट रख पाए हो, या फिर 8.5 ही पॉइंट रख पाए हो। ये हो सकेगा। तो जो भूले हैं तो वही व्याख्यान जब दोबारा दोगे तो याद रखकर वो भी पॉइंट्स को कवर करना है हमको। इसी ढंग से जाना पड़ेगा। 100% परफेक्शन एक ही समय में हमें प्राप्त होगा, ये संभव नहीं है। उसके लिए हमको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अपने आप को उस ढंग से ट्रेन करना पड़ता है, तब जाकर ऑप्टिमम 99% तक हम उसका परफॉर्मेंस दे सकते हैं। हाँ,
क्वेश्चन 7, भाषण करते वक्त श्रोताओं की नब्ज कैसे टटोले? हमें परिचय देने की दृष्टि से या नब्ज टटोलने के लिए श्रोताओं से प्रश्न करना ये अच्छा रहेगा या उनके भाव से ही अंदाज लगाना ज्यादा बेहतर होगा? मनोज मलिक। मनोज मलिक, इनका सवाल ऐसा है कि हम श्रोताओं की नब्ज कैसे टटोले, यानी उनके साथ में पहले भाषण के पहले उनके साथ में क्वेश्चन आंसर करे, उसके जरिए टटोले, या और उनके भावों पर से टटोले, यानी उनके जो भाषण देते वक्त हमको भाव प्रतिसाद मिलता है उसके आधार पर टटोले। ये देखिए, शुरुआत के समय में तो आपको केवल इस बात पर ध्यान रखना है कि मुझे बोलना है, मेरे पास कुछ कहने लायक है, वो मुझे व्यक्त करना है। ये पहली स्टेप है। ये पहली स्टेप आप जब अचीव करोगे, उसी के बाद में बाकी चीजों के बारे में आप सोच पाओगे। मुझे कुछ कहना है, वो बहुत महत्व का है, लोगों तक मुझे पहुंचाना है। मुझे जो कहना है मेरे दिमाग में है, वो मेरे शब्दों में एक्चुअली रखकर लोगों तक पहुंचाना। ये प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होती है, लेकिन आसान भी होती है। अगर मुझसे दिल से कहना है तो मैं आसानी से वो प्रोसेस पूरी कर सकता हूं। तो भाषण कला की पहली स्टेप तो ये है कि मुझे जो कहना है वो शब्दों में ठीक ढंग से मैं लोगों के सामने रख रहा हूं। उसके बाद बाकी चीजें सीखने का सवाल आता है। श्रोताओं की नब्ज कैसी टटोले, ये एक साइकोलॉजी का बहुत गहन अध्ययन का विषय है, और ये एक दिन में तुमको नहीं आता है। अभी मैं जब ये भाषण कला के बारे में विस्तार से आपके सामने बोलूँगा तो अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, और मेरे जैसे वक्ता के सामने तो हमेशा चैलेंजेस आए हैं। कॉलेज में व्याख्यान देने का है, लड़के बिल्कुल सुनने के मूड में नहीं हैं, पहले से ही भाषण को उखाड़ फेंकना वो चाहते हैं। इस वातावरण में उनकी नब्ज को कैसे पकड़े, ये बहुत अलग अलग विषय है, बहुत विस्तार से मैं बाद में लूँगा। लेकिन लोगों की नब्ज पकड़ने के लिए आपको अवसर नहीं मिलता है। आप अगर शुरुआत में आपको क्या चाहिए, क्या पसंद है, क्या नहीं, इसके लिए क्वेश्चन आंसर करना शुरू करोगे तो उसके बाद में भाषण देना ही संभव नहीं होगा, क्योंकि उसमें इतने विभिन्न प्रकार के विषय आएंगे, विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण होंगे कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए बढ़िया तरीका है, बोलते रहिए, लोगों के भावों की तरफ थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। यानी आपको समझना चाहिए कि लोग बोर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, सुन रहे कि नहीं सुन रहे, लोगों को चीजें पसंद आ रही है या नहीं पा रही है, ये आपको समझना चाहिए। लेकिन आपने लोगों की तरफ देखना भी नहीं। जो वक्ता लोगों की तरफ देखकर बोलता है उसकी बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उस व्यक्ति के हाव भाव का परिणाम उसके परफॉर्मेंस पर डायरेक्टली होता है। इसलिए वक्ता को सीखना पड़ता है कि सामने के पब्लिक की तरफ मैं देख भी रहा हूं और नहीं भी देख रहा हूं, यह उसको सीखना पड़ता है। लोगों को लगे कि देख रहा है लेकिन नहीं देख रहा है, इस ढंग की कसरत उसको वक्ता को करनी पड़ती है, तभी वो बहुत सक्सेसफुली और अच्छे ढंग से भाषण दे पाता है। इसलिए लोगों के भावों को तो समझना है, लेकिन वो भावों से प्रभावित भी नहीं होना है। भाव इसलिए समझने हैं कि मैंने अपना भाषण कंटिन्यू करना है कि नहीं, लोग सुनना चाहते हैं कि नहीं, बोर हो रहे, लोग बोर हो रहे, मैं कह रहा हूँ, लोग बोर हो रहे, मैं कह रहा हूँ, लोग उठ के जा रहे हैं, फिर भी मैं भाषण दे रहा हूँ क्योंकि मैं घर से तैयारी कर कर आया है। ये बहुत बुरी अवस्था होती है। मेरे जीवन में मैंने एक बार ये अनुभव की है, मैं वो भी किस्सा कहूँगा, फेल्योर का भी किस्सा आपके सामने रखूँगा। ये बहुत बुरी अवस्था होती है। उसके लिए हमको लोगों के भाव समझने चाहिए। और रहा सवाल नब्ज का, तो आम आदमी की नब्ज एक ही होती है, वो कोई बहुत डिफरेंट नहीं होती है। जो मैं बहुत अच्छे ढंग से सुनना चाहता हूँ, मुझे लगता है ये सुनना चाहता हूँ मैं, वो बात आम आदमी भी सुनना चाहता है। लोगों का भी मन हमारे जैसा ही होता है, इसलिए वो नब्ज पहचानना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। मैंने फिर से कहा कि लोगों के
बारे में आपके मन में सही मायने में इतना प्रेम होना चाहिए कि मुझे लोगों तक पहुंचाना ये मेरी ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगना चाहिए, उसी में से ये चीज़ आ जाती है। आगे क्वेश्चन 8 उसी से जुड़ा है, पर थोड़ा कुछ ऐड अगर आप करना चाहें तो। ये कैसे पता करें कि सुनने वालों को पूरा समझ में आ रहा है या नहीं? देव देव नाम का एक चैनल है। देव देव नाम का एक चैनल है, उनका सवाल ऐसा है कि सामने के व्यक्ति अपने भाषण सुन रहा है, उनके समझ में आ रहा है, कैसे समझे? देखिए, ये समझने के लिए तो लोग जिस ढंग से आपके भाषण को प्रतिसाद दे रहे हैं उसके आधार पर, अगर आप सीजन्ड वक्ता बने हो तो आपके समझ में आता है, वही सीजन्ड वक्ता कहलाता है। जो पॉलिटिकल लीडर्स भाषण देते हैं उनके भाषण अलग होते हैं। मैंने कई पॉलिटिकल लीडर्स को भाषण देते वक्त देखा है कि उनका बिल्कुल पब्लिक की तरफ ध्यान नहीं होता है, उनको जो कहना है वो कहते रहते हैं, लोग उठते रहते हैं, बैठते रहते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं, और उनका भाषण चलते रहता है। ये शायद वहाँ उस वातावरण में उन लोगों के लिए संभव भी है, वो कोई बहुत अच्छे वक्ता है ऐसा मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन ये आम जब लोगों के लिए आप भाषण देते हो पॉसिबल नहीं है। उसमें लोगों की प्रतिक्रिया के आधार पर आपको समझ में आता है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज लोगों की समझना ये हर इंसान की क्षमता होती है, वो हमारी भी होती है। कोई भी आम इंसान से हम 4-5 लोगों से भी मिलते हैं तो सामने के व्यक्ति को कैसे लग रहा है ये हमारे ध्यान में आता है। ये बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो समझने की क्षमता हमारे ब्रेन में, हमारे राइट हेमिस्फीयर में ऑलरेडी होती है, केवल उसका हमको उपयोग करना है, उसको महत्व देना है। शायद हो सकता है कि एक भाषण के समय में आपके ध्यान में नहीं आया कि लोगों को समझ रहा है नहीं समझ रहा है, आपको सिग्नल्स मिल रहे थे फिर भी आपने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया। इसलिए हर भाषण के बाद में आपने मूल्यांकन करना चाहिए, तब आपके ध्यान में आएगा कि अरे पहले तो लोग थे सभा में काफ़ी थे, और जब मेरा भाषण खत्म हुआ तो आधे ही लोग बचे थे, आधे लोग उठ गए थे। 2-4 लोग उठ के जाना ठीक है, उनका कुछ तो भी इमरजेंसी काम है पहले से तय है इसलिए वो भाग गए, यहाँ तक ठीक है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर लोग उठे, इसका मतलब वो बोर हो रहे थे, या फिर मेरा भाषण उनको ठीक नहीं लग रहा था, या फिर इतना महत्व का नहीं लग रहा था इसलिए उठ कर गए हैं। ये शायद उस दिन आपके ध्यान में नहीं आएगा, लेकिन जब आप मूल्यांकन करोगे तब आपके ध्यान में आएगा, फिर आपको अपने आप को सुधार पाओगे। तो ये हमको अपने अनुभव से सीखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें बेसिक हमारे में होती है, उसको महत्व देना पड़ेगा, फिर हमको तय करना पड़ेगा कि हमको इसको कितना महत्व देना है, कितना नहीं महत्व देना है, ये भी हमको तय करना पड़ेगा, और उसके आधार पर हमको सीखते जाना पड़ेगा। क्वेश्चन 9, आपकी बाला साहब ठाकरे, प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, नरेंद्र मोदी, इनके भाषण में क्या नया लगता है या इनके भाषण में क्या अच्छा लगता है? इनसे भाषण कला के बारे में आपकी कभी कोई बात हुई है क्या? कीर्तेश शर्मा। बाला साहब, हाँ, कीर्तेश शर्मा इनका सवाल है। उन्होंने 4 नाम लिए, बाला साहब ठाकरे, प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज और नरेंद्र मोदी। इनके भाषण के बारे में आपका क्या कहना है? भाषण कला के बारे में इनका आपका कुछ कभी संवाद हुआ क्या? बाला साहब ठाकरे जी से मिलने की मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन मैं कभी उनके ज़िंदगी भर मिल नहीं पाया। एक बार अवसर भी आया था, मातोश्री पर मैं गया भी था, लेकिन उस दिन राज ठाकरे अलग हो रहे थे, इसलिए मातोश्री का वातावरण इतना बदल चुका था कि बाला साहब जी से तो नहीं मिल पाया, केवल उद्धव जी से मिलकर उस दिन मैं वापस आ गया। और उसके बाद में जब मातोश्री में गया उद्धव जी से मिलने, तो उस वक्त बाला साहब जी नहीं रहे थे, तो बाला साहब जी से तो मैं कभी मिल नहीं पाया। प्रमोद महाजन मेरे काफ़ी अच्छे मित्र रहे हैं। वो जब हम जयप्रकाश नारायण का आंदोलन कर रहे थे उन दिनों वो भाजयू मोर्चा, यानी जो जनसंघ था उसका युवा मोर्चा के प्रमुख थे, और सभी प्रमुखों का एक हमने गठबंधन तैयार किया था, मोर्चा तैयार किया था जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में, और मेरी संगठन की ओर से मैं था, और उधर प्रमोद महाजन की, यानी उनका जो
जनसंघ का युवा मोर्चा था, उनकी ओर से वो थे, वो और धर्मचंद चौरड़िया। तो तब से उनसे पहचान थी। प्रमोद महाजन के कुछ भाषण मैंने सुने हैं, बाला साहब ठाकरे जी के भी कई कई भाषण मैंने सुने हैं, नरेंद्र जी मोदी, इनके भाषण तो हर एक को सुनने ही पड़ते हैं, कंपलसरी सुनने पड़ते हैं, क्योंकि टीवी ओपन किया तो आपको सुनने ही पड़ते हैं। सुषमा स्वराज जी को भी मैंने सुना है। बाला साहब ठाकरे की भाषण शैली जो है वो एक अलग ढंग की भाषण शैली है। उसके बारे में अलग अलग लोगों की भाषण शैली मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, तब मैं उसके बारे में बोलूंगा विस्तार से। प्रमोद महाजन अच्छे वक्ता थे, सुषमा स्वराज भी अच्छी वक्ता है, नरेंद्र मोदी जी को बहुत अच्छा वक्ता माना जाता है, लेकिन मैं उनको अच्छा वक्ता बोलूं या न बोलूं इसके बारे में मेरे मन में संभ्रम है, क्योंकि जो बात वो पहुंचाना चाहते हैं उस ढंग से वो पहुंचती नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। प्रमोद महाजन में ये खासियत थी, सुषमा स्वराज में भी ये खासियत है। हालांकि सुषमा स्वराज जी का कोई भी भाषण मैंने लाइव नहीं सुना है, मैंने ज्यादातर उनके भाषण लोकसभा में वगैरह सुने हैं, और लोकसभा के भाषणों को उस टाइम के समय की उस विषय की मर्यादा होती है। खुले मैदान में प्रमोद महाजन का भाषण सुना है, इसलिए मैं कह सकता हूं अच्छे वक्ता थे दोनों। वो जो कहना चाहते थे लोगों तक ठीक ढंग से पहुंचता था। वैसा मुझे नरेंद्र जी मोदी के बारे में नहीं लगता है। बाला साहब ठाकरे जी की शैली बहुत अलग थी, लोगों को बहुत प्रभावित करते थे वो भाषण की एक अलग शैली है, उसके जो परिणाम होते हैं वो है लोग बहुत प्रभावित होते हैं। वो शैली क्या है मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं, उसके बारे में विस्तार से मैं कहूंगा। मैं ऐसा मानता हूं कि वो शैली का उपयोग नहीं करना चाहिए, उसके पीछे के कारण भी मैं उस वक्त दूंगा। पहले आप ध्यान में रखिए कि वक्ता भाषण कला क्यों हमको उपयोग में लानी है, इसका उद्देश्य क्या है, उसके आधार पर सभी डिपेंड होता है। अगर मेरा कोई तो भी उद्देश्य साध्य करने के लिए मैं भाषण कला का उपयोग करता हूं, और इसलिए भाषण कला जो व्यक्ति उपयोग में लाता है उसको मैं महत्व नहीं देता हूं। ठीक है, अच्छा भाषण देने वाला है, लेकिन मेरे दृष्टि से वो महत्व का नहीं है। भाषण कला का उपयोग सामने के व्यक्ति में परिवर्तन करने के लिए मैं उपयोग करता हूं, इस बात को मैं बहुत ज्यादा महत्व देता हूं। इंसान को बेहतर इंसान बनाने के लिए उसका उपयोग जो करते हैं लोग, उस भाषण को मैं बहुत ज्यादा महत्व देता हूं। तो शुरुआत ही हम भाषण कला क्यों, किस लिए? अब कोई अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, उसके लिए भाषण कला का उपयोग करता है, तो मेरी दृष्टि से वो कोई महत्व का नहीं है। वो तो सब साइकोलॉजिकल गिमिक्स का उपयोग किया जा सकता है। मैं किसी के द्वेष के आधार पर एक संगठन खड़ा करना चाहता हूं, उसके लिए मैंने द्वेष का उपयोग मैं करता हूं। सच झूठ इसका कुछ लेना देना उसके साथ नहीं है, ये तो मैं विध्वंसक प्रवृत्ति मानता हूं। इस भाषण कला है वो, हिटलर से लेकर कई लोग उसका उपयोग करते आए। हिटलर भी बहुत अच्छा वक्ता था, लेकिन ये विध्वंसक कला का मैं समर्थन करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। वो कला बहुत अच्छे ढंग से मैं जानता हूं, उसका मैं उपयोग करना भी बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं, लेकिन मैंने अपने जीवन में कभी उसका उपयोग किया नहीं, जानबूझकर किया नहीं, जबकि मैं बहुत अच्छे ढंग से वो जानता हूं, क्योंकि मैं उसको, ये भाषण कला का दुरुपयोग है ऐसा मैं मानता हूं। तो हमारा दृष्टिकोण क्या है भाषण कला की ओर देखने का, उसके आधार पर आगे के सभी सवालों का जवाब हमें मिलेगा। हमारे बच्चों को कभी कभी हम भाषण यानी जब भी उन्हें भाषण देना होता है तो लिख कर देते हैं, तो क्या ये तरीका सही है? विनायक दांदड़े पाटिल। विनायक दांदड़े पाटिल, हमारे बच्चों को जब हम भाषण देने के लिए बोलते हैं, लगाते हैं, उनको मदद करते हैं, कभी कभी भाषण लिख कर देते हैं, ये क्या सही तरीका है? बिल्कुल सही तरीका नहीं है।
ये स्पून फीडिंग जो प्रकार है, चाहे वो अभ्यास के बारे में हो, चाहे भाषण के बारे में हो, ये जो बच्चे अपने बचपन में स्कूल में बहुत अच्छा भाषण देते हैं, वो आगे चलकर 100% फेल्यूर होते हैं। यानी मैंने मेरे स्कूल के जीवन में जो लोग बहुत अच्छा भाषण देते थे, उनमें से कोई भी आगे अच्छा वक्ता मैंने आज तक नहीं देखा है। या फिर जो कॉलेज के जीवन में बहुत अच्छा बोलते थे, वो आगे चलकर अच्छा वक्ता कर कर कितने बचे? बहुत कम बचे। यानी मेरे नागपुर की बात करूं तो 4-5 लोगों का नाम ले सकता हूं, जिसमें नितिन गडकरी जी का मैं नाम ले सकता हूं, वो भी हमारे डिबेटिंग के समय के मेरे मित्र हैं। बाकी तो कहां के कहां पता ही नहीं चला है, वक्ता कर कर बचे भी नहीं है। यानी अच्छा वक्ता कर कर तो बिल्कुल ही बचे नहीं है। तो ये जो वो डिबेटिंग की वो एक मर्यादा है। आप अगर उसी दायरे में कई सालों तक अपने आप को ढालते रहोगे तो आप उसी मर्यादा को, वो मर्यादा आपको जकड़ लेगी और उसके बाहर आप नहीं आ पाते। आपका विषय मर्यादित, आपका विचार करने का तरीका मर्यादित, आपका नॉलेज मर्यादित। हमारे नागपुर के एक बहुत फेमस वक्ता है, वो है वेद प्रकाश मिश्रा, डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा, जो हमेशा डिबेटिंग में गिमिक्स के आधार पर प्राइजेस लेते थे। वही शेर, वही सब बातें, वही पॉइंट्स उसी ढंग के, केवल मार्क्स प्राप्त करते थे, डिबेट में फर्स्ट आते थे। मैं अपने कॉलम में उनके बारे में बहुत लिखता था, तारीफ के बजाय बहुत ठोकता था। एक बार ब्रह्मपुरी के अंबेडकर कॉलेज में उनका और मेरा दोनों का नाम तय हुआ। मुझे पूछा गया कि वेद प्रकाश मिश्रा जी को भी बुला रहे, आपको भी बुला रहे, आपका कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने बोला, मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको पूछ लो पहले। लेकिन वेद प्रकाश जी मिश्रा ने हाँ कहा। मुझे अचरज लगा कि मैं हूं बोलने वाला और वहां वो आ रहे हैं। उन्होंने इतनी तैयारी की उस भाषण की, और हम जाते वक्त एक ही गाड़ी में गए, तब बोले, शामराव बोले तुम्हारे साथ बोलना था। तो मैं भाला बूढ़े हमारे जो सर है उनके पास गया, इतना पढ़ा, गए 8 दिन से मैं तैयारी कर रहा हूं, ताकि कम से कम आज तुम मेरे भाषण पर खुश हो जाओ कि मैं अभ्यास कर कर बोला हूं। तो बहुत मर्यादा आ जाती है जो हमेशा डिबेटिंग में बोलते हैं। अब ये वेद प्रकाश जी मिश्रा जी का बड़प्पन है कि उनको ऐसा लगा कि मुझे वक्ता कर कर मैंने विकास करना चाहिए, इसलिए उन्होंने आगे चलकर किया। लेकिन सब लोग ऐसा नहीं करते, वो इसी मर्यादा में घूमते रहते हैं। लेकिन फिर भी वेद प्रकाश मिश्रा जैसा व्यक्ति जो इतना अच्छा वक्ता एक जमाने में थे, तो उनकी ख्याति कैसी चाहिए थी कि कितने अलग अलग विषय लोगों के सामने बहुत बढ़िया ढंग से वो रखते हैं। तो वो ख्याति कभी प्राप्त नहीं कर पाए। वो उनके बारे में क्या अच्छा बोलते हैं, लोगों को अच्छा मनोरंजन करते हैं, यहीं तक वो सीमित रह पाए। हालांकि डॉक्टर है, एक कॉलेज के डीन रह चुके हैं, वगैरह 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 हैं। तो ये जो मर्यादा हो जाती है, उसके पीछे का कारण भी है, क्योंकि जैसे कि मैंने भाषण कला को एक मोमेंट कर कर देखा, ऐसा उन्होंने नहीं देखा है। जैसे भाला बोड़े थे, हालांकि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, लेकिन उन्होंने भाषण कला का उपयोग बहुत सुंदर ढंग से किया, बहुत सुंदर वक्ता थे वो, लोगों को बहुत प्रभावित करते थे। सुंदर भाषा, इसके बावजूद लोगों को समझ में आए ऐसी भाषा और इंटरेस्टिंग पद्धति से रखना, इसका सुंदर कॉम्बिनेशन भाला बुड़े जी में था। तो ऐसा उपयोग जो, यानी उनको एक फिर लोग विचारवंत वगैरह इस ढंग से पहचानते हैं, वैसे वेद प्रकाश मिश्रा जी के बारे में नहीं हो पाया। हालांकि वो भी अच्छे वक्ता है, लेकिन उस ढंग से उन्होंने अपने आप को इवॉल्व नहीं किया, क्योंकि भाषण कला की ओर उन्होंने उस ढंग से नहीं देखा। तो ये मर्यादा तो होती है। तो इसलिए हमारा क्या उद्देश्य है, उसके आधार पर इन सवालों के जवाब निकलते आते हैं। राजनीतिक भाषणों को
प्रामाणिकता से प्रभावी कैसे किया जा सकता है, यानी प्रामाणिक रहकर भी प्रभावी कैसे करें? चंद्रकांत पंतवालिया चंद्रकांत पनपालिया, इनका सवाल ऐसा है कि राजनीतिक भाषणों को प्रामाणिक रहकर भी कैसे प्रभावी कर सके। बहुत डिफिकल्ट आपने सवाल पूछा है। राजकीय भाषण तो आपको देना है, फिर भी प्रामाणिक रहना है, और प्रामाणिक रहकर अच्छे भाषण देना है। ये कॉम्बिनेशन तो मैंने कभी देखा नहीं। मैं कई राजनेताओं का भाषण सुनते आया हूं, लेकिन ऐसा जो राजनेता प्रामाणिकता से भाषण देता होगा, लोगों का प्रबोधन करता होगा, लोगों को दो कदम आगे ले जाता होगा, ऐसा कोई भी पॉलिटिकल लीडर का नाम मेरे सामने नहीं है। अटल बिहारी जी के भाषण से भी ये नहीं होता था। अटल बिहारी वाजपेयी को भी मैं केवल मनोरंजन करने वाला वक्ता कहता हूं। एक बार मैंने कुछ मोहिते नाम के एक बहुत बड़े मंत्री थे महाराष्ट्र के, उनका भाषण सुना था चुनाव में, और चुनावी भाषण होने के बाद भी उन्होंने अर्थशास्त्र इस विषय पर जिस सुंदरता से लोगों के सामने बात रखी, तो मैं बहुत प्रभावित हो गया था। यानी आपने अभी सवाल पूछा तो केवल मुझे एक नाम याद आ रहा है, वो भी मोहिते जी का। दूसरा कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स अच्छे ढंग से विषय लोगों के सामने रखता हो, ऐसा मुझे दूसरा कोई भी नाम सूझ नहीं रहा है अभी। जबकि मैंने बहुत पॉलिटिकल लीडर्स के भाषण सुने हैं, सुनते आया हूं। जयप्रकाश नारायण वगैरह, इन लोगों का नाम तो इस क्षेत्र में लिया नहीं जा सकता, क्योंकि वो पॉलिटिकल भाषण उनके बारे में कहा ही नहीं जा सकता है। जॉर्ज के भाषण मैंने सुने हैं। शुरुआत के भाषणों में उनमें क्रांतिकारकता वगैरह रहते थे, लेकिन लोगों को आगे ले जाने वाली बात ऐसी नहीं रही, कभी मैंने सुनी नहीं। एसएम जोशी है, तो एसएम जोशी को तो मैं पॉलिटिकल लीडर कहूंगा तो कई लोगों को ये बात ही पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वो सही माने में तो वो सामाजिक थे, वो पॉलिटिक्स में भी अपनी सामाजिक बातें ही करते थे। दूसरा, अगर मुझे अच्छा नाम लेना है या पहला नाम लेना है तो फिर एसएम जोशी का नाम लेना पड़ेगा, कि जो पॉलिटिकली भी एक्टिव रहे, पॉलिटिकल चुनाव भी लड़े या फिर लड़वाया, लेकिन उसने उनके भाषणों में सब्सटेंस रहता था, लोगों में बदलाव लाए, इस ढंग के उनके भाषण होते थे। लेकिन जिसको हम प्योरली पॉलिटिकल लीडर्स कहेंगे, जो चुनाव की राजनीति करते हैं, उसमें मुझे एक भी नाम अभी सूझ नहीं रहा है। फिर भी इस बारे में मैं सोचूंगा, और कोई अगर नाम मिलता है तो जब भाषण कला इस विषय पर बोलूंगा बाकी पार्ट्स में, तब डेफिनेटली उसका मैं उल्लेख करूंगा। क्या हम किसी भी उम्र में वक्तृत्व कला सीख सकते हैं? विनायक दांदेड़े। विनायक दांदेड़े पाटिल, इनका सवाल ऐसा है, क्या हम किसी भी उम्र में भाषण कला सीख सकते हैं? बिल्कुल सीख सकते हैं, किसी भी उम्र में सीख सकते हैं, कब भी सीख सकते हैं। यह संभव है। मैंने तो मेरा ही उदाहरण आपके सामने दिया कि मेरे उम्र के 19 साल तक मैं बिल्कुल बात नहीं कर पाता था, बोल नहीं पाता था, मुझे स्टेज डेयरिंग नहीं था, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस नहीं था, दिल में बहुत डर था। इसके बावजूद मैंने तय किया, और भाषण कला ये मेरे मूवमेंट का एक प्रभावी हथियार बना। और ये केवल प्रभावी हथियार नहीं बना है, उसके कारण हम जिंदा है। तो ये इतने अच्छे ढंग से हो सकता है, और केवल मेरे बारे में नहीं हुआ तो कई मेरे सैकड़ों कार्यकर्ता के बारे में हुआ है। तो हम कभी भी सीख सकते हैं। मैंने इतना ही कहा कि मेरे पास कहने लायक कुछ चाहिए, लोगों को मुझे कहना है, इसकी तीव्र इच्छा चाहिए, और लोगों के प्रति इतना प्रेम चाहिए कि मुझे लोगों तक ये पहुंचाना है, ऐसा बिल्कुल दिल से लगना चाहिए। केवल इच्छा से काम नहीं होता है, उसकी तीव्रता भी चाहिए, कंसर्न भी चाहिए।
ये तीन चीजें हैं और आप मेहनत करने के लिए तैयार है तो किसी भी उम्र में आप भाषण कला सीख सकते हो और भाषण कला का उपयोग कर सकते हो। नहीं तो कई लोग भाषण कला सीखते हैं लेकिन उनके पास कहने लायक कुछ नहीं होता है, तो कैसे अवसर मिलेगा उनको भाषण देने का? लोग 2 बार बुलाएंगे, 4 बार बुलाएंगे, वही वही बातें आप करोगे, उसमें कुछ नयापन नहीं होगा, कुछ कहने लायक नहीं होगा। तो केवल भाषण कला का तो किसी पर प्रभाव नहीं होता है। जैसा पिक्चर्स में होता है, कोई भी पिक्चर अगर चलेगा तो उसमें केवल आर्टिस्ट अच्छे हैं, फोटोग्राफी अच्छी है इसलिए नहीं चलता है, उसमें स्टोरी उसकी जान होती है। वैसे कोई भी भाषण का सही जान जो भाषण की होती है उसका मटेरियल होता है। वो मटेरियल इस दर्जे का चाहिए कि जो लोगों को लगे मुझे कुछ मिला, तो ये सही माने में वो सक्सेसफुल भाषण है, वो प्रभावी होगा, लंबे समय तक सामने के व्यक्तियों के मन पर उसकी छाप रहेगी, उनको परिवर्तन करने के लिए उसका उपयोग होगा या कम से कम उससे प्रेरणा मिलेगी। तो ये मटेरियल आपके साथ में हो, आपकी इच्छा हो और प्रयास, प्रयास से तो हर चीज सीख सकते हैं। ठीक है, हम बहुत अच्छे वक्ता नहीं बनेंगे लेकिन अच्छे वक्ता तो बन सकते हैं। और भाषण की इतनी विभिन्न शैली है, जब मैं आपके सामने रखने वाला हूं मैं केवल उल्लेख करूंगा, जयप्रकाश नारायण बहुत बोर वक्ता थे। मेरे जीवन में अगर बोर वक्ता की व्याख्या करनी है तो मुझे जयप्रकाश नारायण का ही नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे अच्छे वक्ता सुने अपने जिंदगी में। और ये बोर वक्ता को मैंने 3-3 घंटे, कोई भी पॉलिटिकल भाषण बड़ी सभाओं में 3 घंटे नहीं देता है, लेकिन जयप्रकाश नारायण के जो भी 5 एक सभा 6 एक सभा मैंने सुनी है जिसमें 5-5 लाख लोग एक आए थे, वो सभी भाषण करीबन 3-3 घंटे चलते रहे और बहुत बोर थे। और इसके बावजूद 5 लाख लोग 1 घंटा पहले आके से सर्वसाधारणता आकर बैठते थे, 4 घंटे पहले उनके लिए राह देखना और बाद में 3 घंटे उनको सुनना, एक आदमी उठकर नहीं जाता था, क्योंकि उनके पास कहने लायक था। वक्ता बोर थे और लोगों को उनको सुनना आवश्यक लगता था। गांधी, गांधी के भाषण तो उपलब्ध है, हम सुन सकते हैं। महात्मा गांधी बहुत अच्छा वक्ता थे, जवाहरलाल नेहरू अच्छा वक्ता थे, लेकिन महात्मा गांधी अच्छा वक्ता थे ऐसा हम नहीं कह सकते। गांधी जी भी बहुत उम्र के, यानी उनको तो कॉलेज जीवन में ठीक ढंग से बोलना भी नहीं आता था, गांधी जी भी बाद में ही सीखे, लेकिन गांधी जी को लाखों लोग सुनते थे। सुनने के लिए कहां कहां से आते थे। तो यह भाषण कला एक हिस्सा है प्रभावी भाषण का। सही जो पहुंचता है, अंदर की भावना, अंदर के विचार लोगों तक सही माने में वो पहुंचते हैं, और इसलिए आप कोई भी उम्र में वक्ता बन सकते हो। क्वेश्चन 13, भाषण कला अवगत करने के लिए, अच्छी करने के लिए बहुत ज्यादा वाचन या पढ़ाई करने की जरूरत है क्या? राजेंद्र पावड़े। राजेंद्र पावड़े, इनका सवाल ऐसा है कि भाषण कला बहुत अच्छी करने के लिए आपको बहुत पढ़ाई की आवश्यकता है क्या? देखिए, केवल भाषण कला तक बात अगर सीमित है तो उसके लिए कोई पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको अगर भाषण कला का बहुत अच्छा उपयोग करना है तो बहुत पढ़ाई की, बहुत अभ्यास की और साथ में अनुभव की भी बहुत आवश्यकता है। केवल आपको भाषण कला सीखना है, मैं एक अच्छा वक्ता हूं, लोगों के सामने रखना है बात को, लोग अच्छा वक्ता है ऐसा कहे, यहां तक बात सीमित हो तो आपको कोई ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको।
चार इधर उधर की बातें कह दीजिए, लोगों को थोड़ा सा हंसा दीजिए, बात खत्म। लेकिन लोग आपको कभी याद भी नहीं रखेंगे। लोग उन्हीं वक्ताओं को याद रखते हैं जो उनके जीवन में कुछ बदलाव ला सकते हैं। आपने कई लोगों के भाषण सुने होते हैं, कितने लोगों के भाषण हमारे याद में रहते हैं? उन्हीं लोगों के रहते हैं कि जिनके कारण हमारे खुद के जीवन में कुछ बदलाव हमें आया है, हमने महसूस किया है, प्रेरणा ली है, वही भाषण हमारे ध्यान में रहते हैं। तो इसलिए आपको भाषण कला का अच्छा उपयोग अगर करना है तो डेफिनेटली आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास करने का मतलब क्या होता है? पढ़ने का मतलब क्या होता है? किताबें पढ़ना नहीं होता है। मेरा एक जीवन है, मैं इंसान हूं, मेरे जीवन को मर्यादा है, मैं अपने जीवन में कितना अनुभव प्राप्त कर सकता हूं, उसको बहुत मर्यादा है। ये अनुभव की मर्यादा अगर मुझे लांघनी है और कई लोगों का या फिर मेरे अनेक जीवन का अनुभव मुझे प्राप्त करना है, तो उसके लिए मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। कोई भी साइंटिफिक नॉलेज होता है वो कई लोगों के अनुभवों से आता है। यानी मैं एक साइंटिफिक नॉलेज की किताब पढ़ता हूं तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि मैं हजारों लोगों के अनुभव, उनके जीवन के अनुभव में सीखता हूं। तो इसलिए मुझे तो पढ़ना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, मेरा नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, तभी मैं लोगों को कुछ दे पाऊंगा, लोगों तक कुछ पहुंचा पाऊंगा। इसलिए अगर भाषण कला का मुझे सुंदर उपयोग करना है तो अभ्यास करना, पढ़ाई करना, नॉलेज ज़्यादा प्राप्त करना, ये उसकी आवश्यकता है। आगे यस, क्वेश्चन 14। कीर्तन कला का कब और किस तरह जन्म हुआ होगा? विनायक दांगड़े का। विनायक दांदड़े पाटिल, कीर्तन कला का कब और कैसे जन्म हुआ होगा? अब इसके बारे में हमारे यहाँ तो कोई हिस्ट्री लिखने का प्रावधान नहीं है। भारत जैसे देश में कीर्तन परंपरा ये भारत की परंपरा है, और खास कर कर कीर्तन परंपरा का संबंध जो आया वो वारकरी संप्रदाय से आया है। वारकरी संप्रदाय ने इस प्रोसेस को बड़े पैमाने पर उपयोग में लाया है। बाकी जो धार्मिक जो प्रकार होते हैं उसको प्रवचन कहा जाता है, वो कीर्तन परंपरा नहीं होती है। हमारे कीर्तन परंपरा में क्या होता है? बीच में भजन होता है, निरूपण होता है, यानी भाषण भी होता है, संगीत भी होता है, और उसके साथ में कविता भी होती है। यानी गद्य भाषण, कविता और संगीत, इनका सुंदर कॉम्बिनेशन ये कीर्तन का प्रकार है। इसकी शुरुआत कब हुई, क्या हुई, ये तो नहीं मालूम, और मुझे लगता कोई भी नहीं बता पाएगा। लेकिन वारकरी संप्रदाय का जो इतिहास है वो 700 सालों का है। तो ये कीर्तन परंपरा धीरे धीरे इवॉल्व हुई होगी। पहले जो प्रवचन परंपरा थी उसमें ये भजन कीर्तन, बीच में ही श्लोक, उसके साथ में ये टाल मृदंग, इनको जोड़ा गया होगा। अब ये दोनों स्वतंत्र बातें हैं। मंदिरों में भजन भी चलता है, वहां श्लोक कहे जाते हैं, अभंग बोले जाते हैं, ताल मृदंग के ताल पर बोले जाते हैं, और ये दूसरी तरफ धार्मिक प्रवचन हो गए। इन दोनों का एक सुंदर कॉम्बिनेशन कीर्तन परंपरा में आया है। और कीर्तन परंपरा ये महाराष्ट्र में प्रबोधन की परंपरा रही है। आगे चलकर उसका रूपांतरण प्रबोधन छट गया। धीरे धीरे कीर्तन परंपरा जैसे लोकप्रिय होते गई, उसमें बहुत ऐसे लोग आए कि जिसका कोई प्रबोधन से संबंध नहीं रहा। फिर लोगों को किस्से कहो धर्म के नाम पर, लोगों का मनोरंजन करो, और उसको मनोरंजन नहीं कहा जाता क्योंकि ये धार्मिक चीज होने के कारण उसको बहुत पवित्रता से देखा जाता है। तो इसलिए जो मूल काम किया कीर्तन परंपरा ने महाराष्ट्र में, बहुत महत्व का काम किया एक जमाने में, लोगों का प्रबोधन करने का, आम इंसान को इंसान कर कर महत्व प्राप्त कर देने का, वो उद्देश्य आगे चलकर उसमें बचा नहीं। और जो बचपन से मैं कीर्तन सुनते आया हूं,
वो तो बिल्कुल ही ये उद्देश्य के खिलाफ के कीर्तन रहे हैं। चमत्कारों की भरमार, अंधविश्वासों की भरमार, संतों के ऊपर अंधविश्वास थोपना, ये सब उसमें चलता रहा। जब भी किसी बात का व्यावसायीकरण होता है, प्रोफेशनल बनते हैं, तो उसमें से जो दिक्कतें निर्माण होती है वही दिक्कतें यहाँ शुरुआत में कीर्तन परंपरा ये मिशन रही होगी, तब वो बहुत अच्छी रही होगी। बाद में जैसे उसमें धंधेबाईपना यानी एक प्रोफेशनलिज्म आ गया तो वो बदल गई। अभी किसी ने अगर कीर्तन परंपरा का उपयोग बहुत अच्छे ढंग से प्रबोधन के लिए करने का प्रयास किया तो सक्सेस होगा क्या? तो गाडगे महाराज का एक उदाहरण मेरे सामने है। उन्होंने सही माने में 20वीं शताब्दी के शुरुआत में करीबन 40-50 साल इस कीर्तन परंपरा का बहुत सुंदर उपयोग किया, प्रबोधन के लिए उपयोग किया। लेकिन कीर्तन परंपरा के साथ में संत, उसके साथ में चमत्कार, ये सब प्रक्रिया उनके बारे में भी लागू हो गई। तो ये कीर्तन परंपरा कब निर्माण हुई ये तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन एक भाषण की वो एक अलग परंपरा है, अलग प्रकार है, प्रवचन से अलग है। संगीत, काव्य और गद्य भाषण, इनका एक सुंदर मिला जुला कॉम्बिनेशन है, इतना डेफिनेटली कह सकता हूं। और इसको 700 साल में से कुछ 600 साल, 650 सालों तक शायद इसका इतिहास होना चाहिए, लेकिन डेफिनेटली कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, क्वेश्चन 15, प्रभावी वक्ता बनने के लिए सजेशन या सम्मोहन का किस तरह उपयोग हो सकता है? रवि चौहान इनका सवाल है। उसी से जुड़ा सवाल है कि सबकॉन्शियस माइंड का कुछ भाषण कला से संबंध होता है क्या? डॉक्टर बीबी पटेल। डॉक्टर बीबी पटेल और दूसरे रवि चौहान, इनका सवाल ऐसा है कि सम्मोहन के जरिए भाषण कला सुधारने के लिए, सीखने के लिए कोई उपयोग होता है क्या? और इसमें एक ये भी सवाल है कि सबकॉन्शियस माइंड का भाषण कला से कोई संबंध होता है क्या? देखिए, हर कला का संबंध, हर गुण का संबंध डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड से ही होता है। कोई भी कला, कोई भी गुण आत्मसात करना, इसका मतलब वो हमारे सबकॉन्शियस का हिस्सा बनाना, वो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बने। जब मैं शुरुआत में भाषण करता हूं तो वो मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं होता है, वो मेरे सबकॉन्शियस का हिस्सा नहीं होता है। मैं कॉन्शियसली ट्राई करता हूं भाषण देने का। लेकिन जब मैं बार बार भाषण देता हूं और भाषण मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बनता है तो मेरे सबकॉन्शियस का हिस्सा बनता है। तो डायरेक्टली तो सबकॉन्शियस के साथ में उसका संबंध है, हर कला का संबंध है, हर गुणों का संबंध है, मेरे स्वभाव का संबंध है, वो तो मेरे डायरेक्टली सबकॉन्शियस से रिलेटेड है। रहा सवाल इसमें सम्मोहन का उपयोग कर सकते कि नहीं, बहुत अच्छे ढंग से सम्मोहन का उपयोग कर सकते हैं, सभी चीजों के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले भाषण कला के प्रैक्टिस के लिए हम सम्मोहन का बहुत सुंदर उपयोग कर सकते हैं। अभी मुझे भाषण कला एक्सप्लोर करने का, सीखने का, उसमें सुधारने का अवसर क्यों मिला? या फिर मेरे इतने अच्छे 101 वक्ता बन पाए मेरे संगठन से, उसके पीछे का कारण क्या था? कि हम लोगों को भाषण देने का अवसर उपलब्ध है। मैं एक ऐसे संगठन से जुड़ा हुआ था कि जो हमेशा लोगों का प्रबोधन करने का काम करता था, तरुण शांति सेना। इसलिए मुझे बार बार भाषण देने के अवसर प्राप्त होते थे। मैं केवल अगर कॉलेज तक सीमित होता तो इतना अच्छा वक्ता कभी बन ही नहीं पाता। कितने कॉलेज में दूंगा, 3-4 साल में बोलूंगा वही बातें, 7 मिनट का भाषण, उससे ज्यादा तो समय मिलता नहीं है कॉलेज के कॉम्पिटिशन्स में। कोई मुझे बोलने का अवसर दे देगा तो कितना देगा, बहुत मर्यादा आती। तो कहने का मतलब ऐसा है कि जब तक मैं 50 व्याख्यान नहीं दूंगा तब तक मेरे सबकॉन्शियस का भाषण देने की कला हिस्सा नहीं बनेगा, मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं बनेगा। और 50 भाषण देने का अवसर मुझे कौन देगा? आज के जमाने में अगर पुणे जैसे शहर में एक भाषण मुझे आयोजित करना है तो कम से कम 25-30 हजार रुपए का तो खर्चा ही है। यह भी आजकल सोशल मीडिया उपलब्ध है, इसलिए
यानी मुझे हॉल बुक करना पड़ेगा, हॉल बुक करना है तो 3 घंटे के लिए हॉल भी बुक करूं तो कम से कम 10-15 हज़ार रुपए, फिर उसके तैयारी के लिए, फिर लोगों ने आना चाहिए, इसलिए मुझे अलग अलग एडवर्टाइजमेंट के तरीके अपन में यानी अमल में लाने पड़ेंगे। 30-40 हज़ार रुपए खर्च करने के बाद भी कितने लोग आएंगे, इसकी कोई गारंटी है? मेरे पहचान वाले 20-50 लोग आ जाएंगे, बाकी और 20-50 आ जाएंगे। ये 70-80 लोगों के सामने मुझे बोलना है एक बार में 30-40 हज़ार, और मुझे कम से कम फुल कॉन्फिडेंस आने के लिए 25 तो भी व्याख्यान इस ढंग से देने पड़ेंगे। कितना खर्चा हो गया? 12.5 लाख रुपए। अच्छा, पहली बार में मैं अच्छा नहीं बोला तो ये जो मेरे 80 लोग आए हैं उनमें से आधे छट जाएंगे, दूसरे टाइम और कम लोग आएंगे, उस टाइम भी मैं इतना अच्छा नहीं बोला तो उससे कम आ जाएंगे। तो ये दिक्कतें जो हैं प्रैक्टिस के, ये दिक्कतें सम्मोहन प्रक्रिया हमारी दूर करती। जैसे मैं घर में 10-15 बार प्रैक्टिस करता था उस भाषण की, उसी ढंग से हमको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन सम्मोहन अवस्था में जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमारे माइंड में बहुत अच्छे ढंग से प्रोग्राम होती है। यानी मैं कल्पना कर रहा हूं, सम्मोहन में गया हूं, विजुअलाइज कर रहा हूं कि मैं बाल गंधर्व रंग मंदिर में पुणे के भाषण दे रहा हूं। बाल गंधर्व रंग मंदिर खचाखच भरा है, यानी 1200 लोग बैठे हैं उसके अंदर। अब ये 1200 लोग लाने के लिए मुझे 1-1.5 लाख रुपए की कम से कम एडवर्टाइज करनी पड़ेगी, तब आएंगे 1200 लोग, वो भी मेरा नाम अगर लोगों को बहुत अच्छे ढंग से मालूम है तो। लेकिन मैं जब कल्पना में बाल गंधर्व रंग मंदिर में 1200 लोगों के आगे भाषण दे रहा हूं तो वो मेरे माइंड में प्रोग्राम हो गया। एक्चुअल मैंने बाल गंधर्व रंग मंदिर में भाषण दिया होता तो उतना ही मेरे माइंड में प्रोग्राम होता। ऐसे मैं कुछ नाट्यगृहों में पुणे के भाषण दे रहा हूं, फिर बंबई के कुछ नाट्यगृहों में भाषण दे रहा हूं, और मेरा 25वां भाषण डायरेक्टली एकदम शिवाजी पार्क में है, जहां केवल बाला साहब ठाकरे का ही भाषण हो सकता है। और वहां पर शिवाजी पार्क में 1 लाख लोग इकट्ठा हुए और उनके सामने मैं भाषण दे रहा हूं। ये मैं कल्पना में देख सकता हूं, विजुअलाइज कर सकता हूं। ये सम्मोहन में पॉसिबल है। तो मुझे ये 25 भाषणों का प्रोग्रामिंग करने के लिए 1 पैसा भी खर्चा नहीं आएगा, मेरे घर में बैठे बैठे मैं करूंगा। और मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जो प्रोग्राम होता है उसमें मैंने एक्चुअली भाषण दिया और ये कल्पना में भाषण दिया, दोनों का करीबन इक्वल प्रोग्रामिंग होता है। अब मुझे 25 बार भाषण देने की आदत हुई है और फिर मैं एक्चुअली भाषण देने के लिए खड़ा होता हूं तो पहले जैसा मैं डरता नहीं, मुझे स्टेज फ्राइट नहीं होती है पहले जैसे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे सबकॉन्शियस ने 25 बार भाषण दिया है। और डरता कौन है? सबकॉन्शियस ही डरता है, कॉन्शियसली थोड़ा ही मैं डरता हूं। तो नेचुरली मुझे आदत होने के लिए इसका बहुत सुंदर उपयोग होता है। स्टेज फ्राइट निकालने के लिए उपयोग होता है, प्रैक्टिस के लिए उपयोग होता है, हर बारीकी सीखने के लिए इसका उपयोग होता है। इसलिए भाषण कला में सम्मोहन प्रक्रिया का बहुत सुंदर उपयोग हो सकता है। तुझा प्रश्न रेडी ठेवत जा पटकन। आजकल वक्तृत्व के माध्यम से एक दूसरे की नकल की जाती है, झूठी जानकारी को चिल्ला चिल्ला कर बोला जाता है, तो क्या इसे अच्छा भाषण कहेंगे? विनायक दांदड़े पाटिल, भाषण कला का उपयोग कर कर झूठी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाती है, चिल्ला चिल्ला कर बोला जाता है, क्या इसको अच्छा बोलेंगे? नहीं, इसको अच्छा बोलने का कारण क्या है? देखिए, कोई भी चीज का उपयोग हम कैसे करते हैं ये हम पर डिपेंड होता है। भाषण कला एक कला है, उसका उपयोग आप लोगों के मनोरंजन के लिए कर सकते हो, अपना उल्लू सीधा करने के लिए कर सकते हो, अपनी चीजें बेचने के लिए कर सकते हो, अपने आप को सेल करने के लिए कर सकते हो, जैसे पॉलिटिकल लीडर्स अपने आप को सेल करते हैं। तो इसके अलग अलग उपयोग हो सकते हैं। चिल्ला चिल्ला कर बोलना एक तरीका है, वो प्रभावी तरीका है ऐसा नहीं है। फिर से परिणाम जो होता है लोगों पर, वो तो आपके मटेरियल का परिणाम होता है, आप क्या बोल रहे हो उसका परिणाम होता है, चिल्लाने से तो परिणाम नहीं होता है। तो इसलिए जैसे चाकू है,
वो चाकू का उपयोग आप क्या करोगे ये आप पर निर्भर होगा। उसी ढंग से भाषण कला का उपयोग वो व्यक्ति किस लिए कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके आधार पर डिपेंड होता है। और मैं तो भाषण कला का उपयोग प्रबोधन के लिए मानता हूं, बाकी सब तो मैं मिसयूज मानता हूं। यानी पॉलिटिकल लीडर्स लोगों का प्रबोधन नहीं कर सकते ऐसा मैं नहीं मानता हूं। मैं तो उल्टा मानता हूं कि पॉलिटिकल लीडर्स भी लोगों का बहुत अच्छे ढंग से प्रबोधन कर सकते हैं और उन्होंने करना चाहिए। अब उनको सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी इसके बारे में चर्चा हो सकती है। क्या कोई पॉलिटिकल लीडर सच्चा रहकर सच्ची बात बोलकर लोगों के बारे में, लोगों के जीवन के बारे में अच्छी सोच रखकर, लोगों का भला करने का सोचकर पॉलिटिकली भी सक्सेस होगा और ये भी काम कर पाएगा, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, इसके बारे में चर्चा हो सकती है। लेकिन कर सकता है पॉलिटिकल लीडर भी। लेकिन अगर हम ऐसा माने कि हम अपना उल्लू सीधा करने के लिए इसका उपयोग करेंगे तो फिर वो तो उस ढंग से बात हो गई। इसलिए मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूं, लेकिन कुछ लोग इस ढंग से इसका उपयोग करते हैं, ये तो फैक्ट है। क्वेश्चन 17, शिवाजीराव भोसले, राम शेवाळकर, नरहर कुरुंदकर, इन वक्ताओं को अगर आपने सुना होगा तो उनकी वक्तव्य शैली में क्या फर्क था या उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सुरेश कुलकर्णी। शिवाजीराव भोसले, राम शेवाळकर, नरहर कुरुंदकर, किसने सवाल पूछा है? सुरेश कुलकर्णी। सुरेश कुलकर्णी इन्होंने सवाल पूछा है कि ये जो तीन वक्ता है उनके भाषा शैली के बारे में आपका क्या कहना है। मैं अलग अलग भाषा शैली के बारे में जब विस्तार से बोलूंगा तब इनके बारे में बहुत विस्तार से बोलूंगा। अभी आपने जो तीन नाम लिए बहुत अलग अलग नाम लिए। ये जो शिवाजीराव भोसले हैं ये वक्ता कर कर बहुत ख्यातनाम है महाराष्ट्र में। मैंने तो अपने जीवन में एक ही लाइव भाषण उनका सुना है, लेकिन उनके कैसेट सुनी है मैंने, भाषण की कैसेट सुनी है, उनके लाइव भाषण की कैसेट सुनी है। राम शेवाळकर तो मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे, मेरे पिताजी के भी मित्र रहे थे, उनके साथ में मैंने काम किया है, उनके बहुत भाषण सुने हैं, बचपन से उनके भाषण सुनते आया। कुरुंदकर जी का मेरा संबंध बहुत लेट आया, इमरजेंसी से आया। इमरजेंसी में वो जेल में नहीं थे और मैं जल्दी छूट गया था, 10 महीने बाद ही छूटा था। तो जो बाकी के महीने थे मैं इमरजेंसी में जेल में नहीं था उन दिनों में, 18 महीने टोटल थे, उसमें से 16 महीने टोटल थे, उसमें से वो 7-8 महीने लगातार उनके साथ में बातचीत होते रही, मिलते रहे। और मैं उनको बहुत ही अच्छा वक्ता मानता, बहुत सुंदर वक्ता थे, बहुत सुंदर प्रबोधन करते थे। ये तीनों वक्ताओं में मैं फर्स्ट ग्रेड अगर दूंगा तो नरहर कुरुंदकर जी को दूंगा। मैं एक अनुभव आपको बताऊंगा। प्राचार्य राम शेवाळकर ने वणी में एक ग्रंथ सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें पूरे महाराष्ट्र के सभी पुस्तक विक्रेता जो लोग हैं, किताब बेचने वाले लोग हैं, प्रकाशन संस्था वाले लोग हैं, उनका यह सम्मेलन था। उसमें 3 दिन चलने वाला था सम्मेलन। शेवाळकर जी ने आयोजित किया था, पूरे महाराष्ट्र के बड़े बड़े प्रकाशक आए थे, अरुण साधु भी आए थे, मैं भी था, और नरहर कुरुंदकर जी भी आए थे। नरहर कुरुंद जी की तरफ एक व्याख्यान था उद्घाटन का और दूसरा था समारोप का। 2 ही व्याख्यान उन्होंने देना है, इतनी कल्पना थी। अब शेवाळकर जी ने इसका आयोजन किया था तब उनके मन में विचार था कि इतने बड़े बड़े प्रकाशक आ रहे हैं पूरे पुणे से, मुंबई से, तो इन लोगों के लिए बाकी का समय रखा था। अब ये बड़े बड़े प्रकाशक थे, उनको बोलने की आदत नहीं थी, वक्तृत्व उनका, भाषण कला उनका कोई हिस्सा नहीं था जीवन का। तो आते ही उन्होंने बोला कि हम तो कुछ बोलने वाले नहीं, हम केवल सुनने वाले हैं। अब आ गई दिक्कत, कौन बोलेगा? शेवाळकर जी 1-2 व्याख्यान देंगे, अरुण साधु ने एखादा दूसरा व्याख्यान दिया। तब मैंने नरहर कुरुंदकर जी के 5-6 व्याख्यान सुने, और मैं नहीं, सारे प्रकाशक इतने दंग रह गए कि एक कॉलेज का प्राचार्य जिसका प्रकाशन व्यवसाय से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है,
अच्छा, उनको पहले से कहा नहीं था कि आपको इतने भाषण देने हैं? यानी इसका मतलब वो पहले तैयारी कर कर नहीं आए थे। जो भी तैयारी की होगी उन्होंने एक उद्घाटन के भाषण के लिए और समारोह के भाषण के लिए की होगी। लेकिन उसके आधार पर उन्होंने 6-7 व्याख्यान उस विषय पर दिए। सारे प्रकाशक दंग रहे कि उस व्यक्ति का नॉलेज सुनकर। हम तो प्रभावित हुए ही हुए। तो ये ताकत थी उस व्यक्ति की, नरहरजी कुरनकर जी। बहुत सुंदर प्रबोधन करते थे, बहुत सुंदर वक्ता थे, इफेक्टिव वक्ता थे, और उनकी आवाज बहुत बुरी थी। यानी अच्छा वक्ता होने के लिए आवाज अच्छी चाहिए, ये जो शर्त बोली जाती है उसको काटने वाला उदाहरण मैं हमेशा नरहर कुरुंदकर जी का देता हूं। मैं खुद भाषण कला सिखाते वक्त लोगों को सिखाता हूं कि आपने पान नहीं खाना चाहिए जिसको भाषण देना है, और उल्टा बिल्कुल नरहर कुरुंदकर जी पान खाकर, वो बाबा आमटे के वहां भी बोलेंगे तो भी पान खाकर ही बोलेंगे, बीच में थू थू थूकेंगे भी, बीच में ही पानी पिएंगे, लेकिन भाषण तो सुंदर देते थे। आवाज तो ऐसी थी कि पहले 5 मिनट तो आप अस्वस्थ हो जाए, क्या आवाज है ये ऐसी, बिल्कुल भाषण के लिए सूट न होने वाली आवाज, लेकिन बहुत सुंदर वक्ता, बहुत सुंदर आर्ग्यूमेंट्स, तार्किक पद्धति से जिस ढंग से वो बात रखते थे बहुत इफेक्टिव थे। शेवाळकर तो बहुत बड़े वक्ता थे, लेकिन शेवाळकर के जीवन में एक बड़ी दिक्कत आ गई कि उनके भाषण बहुत लोकप्रिय होने के कारण, महाभारत रामायण ऐसे विषय पर बहुत लोकप्रिय होने के कारण सालों साल वो उसी विषय पर बोलते आए। इसलिए एक विद्वान वक्ता कर कर कभी उनको मान्यता नहीं मिली, जैसे नरहर कुरुंदकर जी को मिले, बालभोळे जी को मिले, उस ढंग से कभी नहीं मिले। लेकिन मैं उनकी वैचारिक क्षमता को बहुत अच्छे ढंग से जानता था। हमारी चर्चाएं होती थी, मित्र थे, बार बार चर्चाएं होती थी। अब हालांकि मेरे पिताजी के वो मित्र, लेकिन मेरे साथ इक्वली बर्ताव करते थे, आखिरी तक इक्वली बर्ताव करते थे। वो थोड़े आध्यात्मिक नेचर के, मैं पूरी तरह से साइंटिफिक। हमारे झगड़े भी होते थे, परिसंवाद में झगड़े होते थे, एक दूसरे के हम मुद्दे काटते थे, इसके बावजूद बहुत अच्छे एक दूसरे के प्रति प्रेम था, और वो तो मुझसे बहुत प्रेम करते थे। तो जब लोग उनके बारे में बोलते थे उसको क्या समझता है, उसको क्या वैचारिक क्षमता है, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। तो मैंने शेवाळकर जी को अलग अलग विषयों पर बोलने के लिए प्रवृत्त किया, अलग अलग विषयों पर उनके व्याख्यान रखे। बाबा आमटे जी को पता नहीं था, उन्हीं के यहां जो शिविर चलते थे उसमें उनको बोलने के लिए प्रवृत्त किया। वो खुद मुझसे बोले कि राम इतने अलग अलग विषयों पर इतना सुंदर बोल सकता है, पहली बार पता चला तुम्हारे कारण। तो ये क्षमता उनमें थी, लेकिन वक्ता कर कर ये जो उनकी क्षमता थी वो उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाए उनके जीवन में। वो बहुत अलग अलग विषयों पर बहुत सुंदर न्याय देकर बोलने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति थे, चाहे उनके विचार मुझसे अलग थे या फिर प्रोग्रेसिव विचारों से थोड़े अलग थे, इसके बावजूद। लेकिन वो रिग्रेसिव विचार वाले भी नहीं थे, प्रतिगामी भी बहुत नहीं थे, इतना भी मैं कहूंगा। तो उनको ये चांस नहीं मिला। लेकिन उनके वक्तृत्व की शैली, फिर कुरुंदकर जी के वक्तृत्व की शैली, इसके बारे में जब मैं वो शैली के बारे में बोलूंगा तब विस्तार से कहूंगा। अब ये दोनों की तुलना में मुझे अगर शिवाजीराव भोसले के बारे में आप पूछोगे तो मैं उनको तो इस ग्रेड में कहीं रखने के लिए तैयार नहीं हूं। काफी लोग मुझसे कहते थे कि शिवाजीराव भोसले का भाषण बहुत सुंदर है, मैं बहुत प्रभावित हुआ, और मेरा पहला सवाल होता था कि क्या बोले वे, 3-4 पॉइंट्स मुझे गिना सकते हो? और शिवाजीराव भोसले का भाषण सुनने वाला कोई व्यक्ति मुझे कभी पॉइंट्स गिनाकर नहीं बता पाया। आप कहोगे कि उस व्यक्ति की योग्यता नहीं थी, अच्छे अच्छे प्राध्यापक जो खुद वक्ता है वो भी पॉइंट्स गिना नहीं पाए। शिवाजीराव भोसले का भाषण हिप्नोटिक रहता था, सुनो और भूल जाओ। मैं ऐसे भाषण को वेस्टेड भाषण कहता हूं, उससे कुछ धारणा नहीं होती है समाज की।
उससे अच्छा BN पुरंदरे को मैं अच्छा वक्ता मानता हूं। कम से कम शिवाजी गलत क्यों ना हो, यानी गलत शिवाजी मैं क्यों कह रहा हूं, मैंने जो शिवाजी के बारे में भाषण दिया वो सुनोगे तो आपके ध्यान में आएगा। गलत क्यों ना हो, लोगों तक उन्होंने प्रभावी ढंग से शिवाजी को पहुंचाया। वो अलग ढंग के प्रभावी वक्ता थे। उस कैटेगरी में भी मैं रख नहीं पाता हूं शिवाजीराव भोसले जी को। शिवाजीराव भोसले के बंधु बाबा साहब भोसले, उनके बेटी के साथ में मेरे मित्र डॉक्टर संदेश नाइक ने शादी की। और ये जो वक्तृत्व के बारे में जब बोल रहा था, मैं अपने कार्यकर्ताओं को जो वर्कशॉप ले रहा था, तब वो आए थे। तब वो हम बाद में घर गए, उनके बेबी भी साथ में थे, यानी शिवाजीराव भोसले के भाई की बेटी। फिर हमारी सबकी चर्चा निकली। उनके एक भाई डॉक्टर भी है, यानी उनके भाई के लड़के, बाबा साहब भोसले के एक लड़के डॉक्टर है। हम 3-4 ऐसे चर्चा कर रहे थे, तब ये संदेश नाइक जी ने विषय निकाला कि आज मानव साहब ने भाषण कला के बारे में बोला, शिवाजीराव भोसले के बारे में तुम्हारा क्या कहना है। और सबकी अपेक्षा थी कि शिवाजीराव भोसले बहुत अच्छे वक्ता है, ऐसा मैं कहूंगा। मैंने कहा हिप्नोसिस का उपयोग भाषण में कैसा किया जाता है, इसका उत्कृष्ट उदाहरण यानी शिवाजीराव भोसले है। वो जिस मोनोटोनी से बोलते हैं, आप उनका भाषण सुनते सुनते चले जाते हो। कितना दिमाग में जाता है, किसका कितना उपयोग होता है, सुना और निकल गया। तो सब लोग हंसने लग गए। मेरे को संदेश नायक बोले, यार बोले सबके सामने तुमने बिल्कुल बोल दिया। मैंने बोला आप पूछा ही तुमने तो मैं करूँ क्या। बोले तुम्हारा जो ये है, तुमने जो मूल्यांकन किया उस भाषण का बिल्कुल सही है, बिल्कुल तुमने 100% सही बात कही है। तो आपने 3 वक्ताओं के बारे में बोला, तो उसका मूल्यांकन उस शैली के साथ में मैं लेने वाला तब तो ज्यादा अच्छे ढंग से करूंगा। अभी यहां तक ये बात सीमित है, ऐसा मुझे लगता है। आजकल कई बार ऐसी एडवर्टाइज देखने में आती कि एक दिन में वक्ता बनो, क्या ऐसा एक दिन में संभव है? विनायक दांदड़े पाटिल, इनका सवाल है कि आजकल बड़े पैमाने पर ऐसी एड्स आती है कि एक दिन में वक्ता बनो, तो क्या कोई एक दिन में वक्ता बन सकता है? देखिए, ये एड्स तो अखिल प्रोफेशनल एड्स। ये जो वक्ता बनो एक दिन में कहने वाले लोग होते हैं, वो कहां तक अच्छे वक्ता होते, यहीं से प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये एड्स होती है, प्रोफेशनल है, पैसे कमाने वाले लोगों की है, उस पर इतना महत्व आपने नहीं देना चाहिए। एक दिन में क्या सिखाया जा सकता है? अब 4 दिन का मैं वर्कशॉप लेता हूं, तो 4 दिन में क्या सिखाया जा सकता है? जो कई सालों के अनुभव के आधार पर आप बातें जो सीखोगे, वो आपको वहां पहले बताई जाती है, ताकि आपका बहुत समय बचेगा। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा। ये लंबी प्रोसेस है, एक दिन में कोई वक्ता नहीं बन सकता है। लेकिन मैं वक्ता बन सकता हूं, ये आत्मविश्वास एक दिन में आ सकता है। वक्ता बनने के लिए मैंने क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी मुझे एक दिन में मिल सकती है। यहां तक ये बात सीमित हो सकती है, इससे ज्यादा ये पॉसिबल नहीं। मेरा 4 दिन का वर्कशॉप होता है, वो कोई वक्ता बनने के लिए नहीं होता है। जो ऑलरेडी वक्ता बनना चाहते हैं, बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्व का वो वर्कशॉप होता है। शायद इतना अच्छा मार्गदर्शन उनको कहीं नहीं मिल सकता है इतने कम समय में। जो कई सालों के अनुभव के बाद में जो हमें प्राप्त होता है, वो 4 दिन में हमें पता चलता है। उसके आधार पर हम अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से आगे चलकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारे काफ़ी साल और समय हम अपने आप का बचा सकते हैं, इतना हो सकता है। तो कोई भी वर्कशॉप की मर्यादा होती है। कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट 4 दिन में नहीं हो सकता है, लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट मैं कर सकता हूं, अपने आप में बदलाव ला सकता हूं। ये कॉन्फिडेंस मुझे 4 दिन में आ सकता है। उसके टेक्निक्स मैं सीख सकता हूं और उसका उपयोग कर कर धीरे धीरे मैं अपने आप में बदलाव ला सकता हूं। वैसे ही 4 दिन का वर्कशॉप होता है, उसमें वही होता है ये भाषण कला के बारे में। एक दिन में उससे थोड़ा अधूरा होगा, बहुत अधूरा होगा। अगर मैं ऐसे एक दिन वाले किसी वर्कशॉप वाले के बारे में क्या पढ़ाते इसके बारे में जानता नहीं हूँ, इसलिए बहुत अधिकृत तरीके से मैं कह नहीं सकता हूँ। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि वो अगर मेरी योग्यता के होंगे, मेरे जैसे प्रामाणिक होंगे, तो एक दिन में आपको एक कॉन्फिडेंस दिया जा सकता है, एक दिशा दी जा सकती है, इतना तो हो सकता है।
क्वेश्चन 19, कन्हैया कुमार की भाषण कला वक्तृत्व के बारे में आपका क्या ख्याल है? पूर्णिमा अवसर में। पूर्णिमा अवसर मोल इनका सवाल ऐसा है कि कन्हैया के भाषण कला के बारे में आपका क्या कहना है। कन्हैया अच्छा बोलता है, वक्ता कर कर अच्छा है, लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन उनके भाषणों में मैं वैचारिक डेप्थ नहीं देखता हूं। आप कहोगे अभी नए नए वक्ता है, अभी 25 के आसपास की उम्र है उनकी, आगे इवॉल्व होने के लिए बहुत कुछ समय है, ऐसा आप कह सकते हो। आगे चलकर वो बहुत अच्छे ढंग से इवॉल्व हो सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। लेकिन अभी जो उनके भाषण होते हैं उसमें बहुत अच्छी डेप्थ नहीं होती है विचारों की। हालांकि मैंने इससे भी कम उम्र के लोगों को बहुत अच्छे डेप्थ वाले भाषण देते हुए सुने हैं। लोगों को प्रभावित करते हैं, बोलने की शैली अच्छी है, भाषण कला कर कर अच्छी है, लेकिन अभी बहुत उनको आगे जाना है ऐसा मुझे लगता है। अब ये मेरा कहना है, क्योंकि मैं तो सभी भाषण के दिग्गज लोगों के साथ में जाने अनजाने में तुलना मेरे ओर से होगी, तो इस कारण मेरी तुलना जो है वो कन्हैया कुमार के एज ग्रुप और उस ढंग के लोगों के साथ में नहीं होने वाली है। तो मैं दिग्गज जो भाषण देने वाले लोग होते हैं उनके साथ में तुलना करूंगा, तो मैं इतना कहूँगा कि उनको काफ़ी गुंजाइश है, बहुत अच्छे वक्ता वो बन सकते हैं आगे चलकर। लोगों में बदलाव लाने की क्षमता वाले भाषण देने की क्षमता उनमें डेफिनेटली है, लेकिन उस दिशा में उनको आगे बहुत जाना पड़ेगा। और पब्लिक स्पीकिंग में कौन सी बातों को अवॉइड करना चाहिए, इस पे आप कहेंगे? प्रदीप गाड़गे, इनका सवाल ऐसा है कि पब्लिक स्पीकिंग में कौन सी बातें अवॉइड करनी चाहिए। देखिए, कोई बात अवॉइड करने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा अवॉइड की तरफ ध्यान न देते हुए हमने क्या करना चाहिए इस बात की ओर ध्यान देना है। भाषण कला के लिए जो आवश्यक जो चीजें हैं उसको आप अमल में लाइए, अवॉइड करने की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। अभी अवॉइड क्या करना है, बारीकियां हैं उसकी, छोटी छोटी आएगी तब। जैसे सबसे पहले आपके कपड़े ऐसे होने चाहिए जो आपको कंफर्टेबल लगे। पहली बार आप भाषण देने के लिए खड़े हो रहे, सूट टाई पहन के आए हो, और वो सूट टाई आपके रोज का ड्रेस का हिस्सा नहीं है, उसी में आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हो और भाषण के उसके कारण 12 बज रहे, ये भी संभव है। आप भाषण देने के लिए आए हो, फटे हुए कपड़े हैं, लोग उधर देख रहे हैं, आपका भी ध्यान जा रहा है, आपके भाषण के 12 बज जाएंगे। अब ये बात छोड़िए कि मुझे कई बार फटे कपड़ों में भाषण देना पड़ा है, कई बार गंदे कपड़ों में भाषण देना पड़ा है, लोगों ने सुना भी है, लोगों ने उस तरफ ध्यान भी नहीं दिया। मैं शुरुआत ही करता था कि मुझे कपड़े धोने के लिए समय नहीं मिला है, बहुत गंदे कपड़े हैं। आते वक्त टैक्सी यानी बस से आ रहा था, किसी ने पान खाकर डाला था, मुझे पता नहीं चला, वो दाग भी लग गया, वो भी दिखेगा आपको। उसकी तरफ आप ध्यान मत दो, क्योंकि अभी कपड़े बदलने के लिए मेरे पास में कपड़ा भी नहीं है, लगातार टूर पर हूं। और लोग भी सुनते थे और उसको अच्छा रिस्पॉन्ड कर कर आगे चलते थे, फिर बाद में तो मेरे भाषण के साथ ही जुड़ जाते थे। ये आगे चलकर आपको संभव है कि कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई किस तरफ ध्यान मत दो, इस बात को अवॉइड करो, इसकी आवश्यकता ही नहीं गिरेगी। लेकिन सीधी सी बात है, आप भाषण दे रहे हो तो आपके जिप्स ठीक ढंग से लगे हुए होने चाहिए, शर्ट के बटन्स वगैरह ठीक लगे होने चाहिए, ताकि लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो। अगर कोई स्त्री है भाषण दे रही है तो उसका पल्लू ठीक होना चाहिए, नहीं तो पल्लू खिसक रहा है और लोग भलती ओर देख रहे हैं तो भाषण रहेगा और भलती चीज़ों में लोगों का ध्यान जाएगा, तो बोलने वाली वक्ता भी बहुत अस्वस्थ हो जाएगी। तो ये जो नॉर्मल चीज़ें होती है उतनी अवॉइड करनी चाहिए, इससे ज़्यादा अवॉइड करने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर बाकी बारीकियाँ होती है कि भाई सामने आपके, आप पुरुष हो, सामने आपके बहुत बड़े पैमाने पर ऑडियंस है, उसमें एक आधी बहुत सुंदर स्त्री होती है, नज़दीक बैठी हुई होती है, बार बार आपका उनके तरफ ध्यान जाता है, और वक्ता की नज़र के तरफ पूरे पब्लिक का ध्यान होता है। और ये वक्ता अगर सीजन नहीं है, अपनी कला में ट्रेंड नहीं है, तो स्त्री इतनी सुंदर है कि उसके तरफ इसका बार बार ध्यान जा रहा है, और ये बार बार उसके तरफ देख रहा है, इसलिए सब लोग उसके तरफ देख रहे हैं,
तो भाषण के 12 बज जाएंगे। ऐसी कुछ चीज़ें होती है, जो बारीकियाँ होती है, वो सब आएंगी बाद में। तो ऐसी चीज़ें अवॉइड करने की आवश्यकता होती है, लेकिन अवॉइड करने की तरफ ध्यान देने के बजाय हमें क्या करना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है। आखिरी का सवाल। वक्तृत्व स्पर्धाओं में हर बार एक ही तरह की बात करते हैं, कई बार वैचारिक मुद्दे भी नहीं रहते, बट प्राइज मिलाने के लिए ऐसा वो करते हैं। तो इस पर आपका क्या मत है, या इस पे क्या करना चाहिए? मंथन बिजवे इनका सवाल ऐसा है कि वक्तृत्व स्पर्धा जो होती है उसमें वही वही बातें बार बार कही जाती हैं, कुछ गिमिक्स उपयोग में लाए जाते हैं, तो उसके बारे में क्या करना चाहिए। देखिए, डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स है, एलोकेशन कॉम्पिटिशन्स है, ये वक्तृत्व स्पर्धाएं हैं, ये केवल स्टेपिंग स्टोन होने चाहिए अच्छे वक्ता बनने के राह के। जो लोग वहीं अटक जाते हैं वो अपने आप को बहुत मर्यादित कर लेते हैं, कभी उसमें से अच्छे वक्ता नहीं बनते, क्योंकि पर केवल प्रैक्टिस होती है काहे की, तो प्राइज प्राप्त करने की। धीरे धीरे आपने 4-5 बार प्राइज प्राप्त किए तो आपके ध्यान में आता है कि किस कारण मुझे प्राइज मिलते हैं, और समय होता है 5-7 मिनट का, फिर वही वही बातें, वही वही शेर, वही वही सब चलता है और इसमें से कुछ अच्छा निष्पन्न नहीं होता है। इसलिए इन कॉम्पिटिशन्स को एक केवल स्टेपिंग स्टोन कर देखना चाहिए, उससे ज्यादा उसको महत्व नहीं देना चाहिए। अभी यहां रुकते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शाम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।